आपकी मुलाकात कराएंगे कराची के इस नौजवान से जो मोहब्बत करता है शेरों से। पाल रखे हैं उसने टाइगर, अशर इनका नाम। इस वक्त भी ये रॉयल बंगाल टाइगर से कर रहे हैं अटखेलियां। शुरू में हम थोड़ा घबरा रहे थे, अब हम भी कंफर्टेबल हो चुके हैं, आ चुके हैं इनके फार्म हाउस में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये रॉयल बंगाल टाइगर नहीं, साइबेरियन टाइगर भी है और कहा यह जा रहा है कि कराची का सबसे बड़ा टाइगर है जो इन्होंने पाल रखा है। इसके अलावा लायंस भी हैं बेशुमार। ये मोहब्बत है टाइगर से, ये मोहब्बत है बिग कैट से। क्यों? क्या इनको पालना इतना आसान है? कितना ख्याल रखना पड़ता है? इनको टेम करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सुबह से लेकर शाम अशर की रूटीन क्या होती है, इसकी करेंगे बात। स्टे विद मी। तो जनाब हम आ चुके हैं फार्म हाउस में और जब हम सबसे पहले इस केज की तरफ आए तो यहाँ पर है ये राजा, जंगल का बादशाह शेर। अशर ने पाल रखे हैं 4 शेर। अशर, ये राजा, बाकी 3 कौन? बाकी 3 शहरी। अच्छा, 3 शहरी हैं। 3 शहरी, एक राजा है, 3 फीमेल्स हैं। अच्छा। एक मेल है, अफ्रीकन लाइन का। अफ्रीकन लाइन से चारों? जी, अफ्रीकन लाइन। ये अफ्रीका से ही आए हैं? अफ्रीका से हैं। अच्छा, कितने सालों से आपके पास है? ये हैं मेरे पास तकरीबन 5 इयर्स हो गए। अच्छा, 5 सालों से आपके पास है। बच्चे कितनी बार यहाँ पर दिए इन्होंने? बच्चे 2 से 3 बार दिए। बच्चे जब देते हैं तो आप बच्चे निकाल लेते हैं? बच्चे कुछ रखते हैं टाइम मदर्स के पास, उसके बाद निकाल लेते टेम करते हैं उनको? हैं। उनको भी टेम करके पाल बच्चों लेते का माँ बाप के साथ रहना कितना जरूरी होता है और अगर निकाल लें टेम करना आसान हो जाता है? ऐसे होता है? टेम करना आसान होता है, अगर टेम नहीं करने हो तो माँ बाप के पास रहने देते हैं, फिर वरना फिर निकाल लेते हैं। और फिर टेम कैसे होता है? क्या टेम फिर घर में रखते हैं। फीडिंग? हाँ, फीडिंग, दूध वगैरह पिलाते हैं, खुद हाथ से घर पे रखते हैं, मतलब अपने साथ रखते हैं। यानी फिर अशर बन जाता है उनका बाप? हाँ, अशर गोद ले लेते हैं और यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं आप। कितने बच्चे पाले आपने अब तक? कितनों को हैंड टेम किया? मैंने हैंड टेम किया कोई 16 to 17 लाइन्स। अच्छा, इनको टेम किया? जी, टेम किया। मतलब अच्छी तरह आके जब पीछे भी डाल लेते हैं, खूब किया, खेलते हैं। सुपर टेम किया आपने। ये बड़ा एग्रेसिव लग रहा है। ये एग्रेसिव है, ये वाइल्ड था। अच्छा, ये वाइल्ड ही लिए थे। अच्छा। हाँ, शौक में लिए थे। कितना गोश्त खाते हैं दिन में? ये 10 kg पर लाइन। दैट मीन्स 4 शेर यहाँ पर 40 किलो गोश्त रोजाना का यहाँ पर जाता है। तो अशर ज़ाहिर इनके ख्याल रखने वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जितनी आपकी मोहब्बत है इन शेरों से, तो आप क्या डेली यहाँ पर आते हैं? मैं एक दिन छोड़ के, कभी डेली, कभी एक आध दिन छोड़ के। कभी ऐसा हुआ अशर को कहीं जाना पड़ा शहर से बाहर या किसी और कमिटमेंट में और फिर अशर मिस कर रहे हैं शेरों को, मिस कर रहे हैं फार्म को, अशर ने कहा भागो वापस कराची? बिल्कुल होता है, अक्सर होता है। मैंने कैमरे लगाए हैं इसलिए, मैं ऑनलाइन जहाँ जाता हूँ तो मैं लेकिन देखता रहता हूँ। केज के अंदर भी कैमरा? केज के अंदर भी है, मतलब केज के बाहर लगे हुए। अच्छा, लेकिन देखता रहता हूँ फार्म पे, बाकी जो बंदे सर्वेंट्स रखे हुए, अच्छा, उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। सही से। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी जगह पर थे लेकिन इतनी याद सताई कि देखना है जाके फिजिकली वहाँ पहुँचना, आपने वो काम छोड़े और यहाँ पहुँचे? बिल्कुल हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। इस बारे में जब आप बात करते हो घर वाले नाराज तो नहीं होते कि तुम घर वालों को भी छोड़ के यहाँ पहुँच जाते हो? हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शौक है, शौक को आपको पता टाइम तो देना पड़ता है। और ये शौक आपका कई साल पुराना? जी, 6 to 7 हुआ है। इन 6 से 7 सालों में कितने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपने पाले? मैंने 20 अबव मैंने 20 एनिमल्स above। पाले। जी। ओके। अच्छा, अफ्रीकन ये फैमिली है ज़ाहिर सारी के सारे बच्चे आपने इनके जब निकाले टेम किया तो आप दे देते हैं फिर किसी को? मतलब रखे भी, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर सेल आउट कर दिए, कुछ गिफ्ट्स दे दिए। ये गिफ्ट का जो मामला ये तो बहुत ज्यादा होता है। अशर के जितने दोस्त होते हैं कहते हैं अशर जब खुशखबरी आए तो हमें बताना ही, बच्चा हम लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत दफा हुआ है। अच्छा चलें जी, ठीक है जी, चलते हैं आगे क्योंकि इससे नेक्स्ट केज में है ब्लैक टियर्स और उसके बाद इस फॉर्म में और क्या कुछ है आपको दिखाएंगे। स्टे विद मी। लायंस के बिल्कुल साथ वाला केज और यहाँ पर है ब्लैक टियर्स। आपने तो शेरों को बिल्कुल है ना तंग करके रखा है, वो खुशबू आती रही होगी उनको यहाँ से? बिल्कुल ऐसी है, बराबर में बिल्कुल लाइन का केज बनाया। शुरू से केजेस इस तरह बनाए थे, लेकिन काफ़ी सिक्योर है। लाइन्स के केजेस जो हमारे वो काफ़ी सिक्योर हैं। ठीक। लेकिन जागते रहते हैं। ये जो ब्लैक टियर्स आपने 4 रखे हुए हैं, कब से रखे हुए हैं और कहाँ से मंगवाए थे ये भावलपुर से मंगवाए थे एंड इट्स बीन अलोंग फ्रॉम 3 years। अच्छा, 3 साल से आपके पास यहाँ पर है। यहाँ पर इनकी ब्रीड नहीं हुई बाहर? ब्रीड हुई है। अच्छा, यहाँ पर जी, इनकी 2 दफ़ा ब्रीड हुई है माशाल्लाह। ठीक है। इनको पालना भी आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन ये कि हर जानवर आपको पता है केयर मांगता है। ऐसे ही है वक्त के साथ साथ। सही। तो ये हर वक्त इसी तरह मस्तियों में होते हैं? हाँ, हर वक्त इसी तरह देख के बस भाग दौड़ी। चल आइए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट केज की तरफ। वहाँ पर है ऑस्ट्रिच। आ चुके हैं अब ऑस्ट्रिच के केज में। अशर, 2 ऑस्ट्रिच आपने रखे, कहाँ से मंगवाए थे? ये मैंने इस्लामाबाद से मंगवाए थे। अच्छा, ये फार्मिंग की तरफ लेकर जाने का मामला था या कि सिर्फ शौक के लिए? बस शौक के हद तक मंगवाए थे, चिक्स मंगवाए थे। ये यहीं पे जब थे फार्म पे शुरू से।
चिक्स मतलब बहुत छोटे थे, छोटे थे चुन्ने बहुत। मुन्ने से हाँ, थे। बहुत अब तो बहुत छोटे। बड़े हो अब तो गए बड़े हो हैं, गए इससे हैं। बड़े तो नहीं होते। नहीं, इससे बड़े नहीं, फुल साइज है। जबरदस्त, ये बड़े क्यूट से ये ऑस्ट्रिच देख के बड़ा मजा। चलते हैं आगे क्योंकि अब हम आपको लेकर जा रहे हैं साइबेरियन टाइगर के पास। तो जनाब, ये है वो केज जहां पर है साइबेरियन टाइगर और कहा यह जा रहा है कि कराची में इससे बड़ा टाइगर नहीं है। मैं जाने लगा हूं अंदर। तो जनाब, हम आ चुके हैं केज के अंदर। ये है बबलू, ये है साइबेरियन टाइगर। वेरी बिग टाइगर, वेरी बिग कैट, एग्रेसिव है, वाइल्ड है, 4 साल से है जनाब यहाँ पर। और इसको पालना मुश्किल रहा होगा क्योंकि ये टेम नहीं हुआ, ना इसको टेम शायद किया गया। अंदर मौजूद हूँ, उसकी पूरी कोशिश है मेरे करीब आने की और मैं थोड़ा सा उससे हूँ दूर दूर। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बड़ा दिल करता है कि वाइल्ड लाइफ को आप जरा करीब से जाके देखें, जैसे कि बाहर के ममालिक में सफारी में होता है। मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि इट्स लाइक ए सफारी, कि मैं उसके बड़ा करीब हूँ। इसकी आंखें भी बड़ी प्यारी हैं, ब्लू आइज हैं इसकी, तो लग रहा है बड़ा नायाब है ये, बड़ा प्यारा है ये। इसको पालना कितना मुश्किल रहा, क्या कहना चाहिए, कितनी मोहब्बत इस बिग साइबेरियन टाइगर से। अशर से बाहर जाकर पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर अशर को बुलाएंगे तो हम इस टाइगर की जरा और करीब हो जाएंगे। हम उसके करीब होना नहीं चाहते। लेट्स गो आउट, लेट्स गो बैक। कितने साल इसकी उम्र है? इसकी उम्र है 4.5 साल। आपके पास कब से है? मेरे पास जब बच्चा था मैंने लिया था छोटा। अच्छा, छोटा सा बेबी था, अब तो बड़ा हो गया। इस बेबी को टेम क्यों ना किया? बस टेम किया था, 6-7 महीने घर में रखा, जब साइज ओवर होता गया तो फिर मैंने फार्म पे शिफ्ट किया। अच्छा अशर, थोड़ा सा मुझे बताएं कि वाइल्ड लाइफ को इस तरह फार्म हाउस में रखना, इसकी क्या पेचीदगियाँ होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वाइल्ड लाइफ से ज़ाहिर है परमिशन वाला सारा मामला, तो क्या होता है वो? इसका प्रॉपर लाइसेंस होता है। अच्छा। वाइल्ड लाइफ का ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस होता है। अच्छा। तो वाइल्ड लाइफ इशू करती है, उसके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। जिस एरिया में फार्म होता है उसके फार्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो पूरी सबमिट होती है वाइल्ड लाइफ में। फिर वाइल्ड लाइफ विजिट करता है, वो जगह देखते हैं, उस हिसाब से फिर लाइसेंस इशू करते हैं। प्राइस क्या है इसकी? इसकी प्राइस है 40 लाख। 40 लाख का है ये। कराची में या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के किसी और हिस्से में इस साइज का इतना खूबसूरत नीली आंखों वाला साइबेरियन टाइगर क्या मौजूद है? नहीं, इतना इस साइज का कराची में अभी किसी के पास नहीं। ओके, इतनी मोहब्बत है आपको हाँ, इनसे? हाँ, बहुत मोहब्बत है। चलें मैंने जी। बहुत छोटा पाला है बच्चा। छोटा सा पाला था, अब ये बहुत बड़ा हो गया। अब चलते हैं उस बंगाल टाइगर के पास जो करता है अशर से अटकेलियां। क्या हमसे भी करेगा अटकेलियां? आइए मेरे साथ। ये तो सुना था बिल्ली के गले में बांधेगा घंटी कौन, इस शेर को डाल दिया है पट्टा, इसलिए करनी है हमने इससे मुतालिक बात, क्योंकि बहुत मस्तियों में है। अच्छा, घबराने की बात नहीं है, डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो खेलना चाह रहा है। He wants to play actually। तो योजो इसका नाम है। अच्छा, इससे पहले तो मुझे बताएं, बड़ा मुनफरिद सा नाम है इसका, योजो। क्या मतलब है इसका? ये फीमेल थी तो अच्छा नाम था, इसलिए हमने योजो नाम रखा। अच्छा जी, तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। क्या खासियत होती है इसकी? बस खूबसूरत होता है, और ये जो है बांग्लादेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, टाइगर जितना इसका रंग ज्यादा डार्क हो उतनी सी कीमत ज्यादा होती है? नहीं, रंग तो एक जैसा होता है, रंग एक जैसा होता है, लेकिन वैसे ही रेयर है तो ओके। तो एक्सपेंसिव होते ही हैं। पाकिस्तान में कितने होंगे ये? पाकिस्तान में हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन टेम तो बहुत कम होंगे। टेम बहुत कम है। टेम बहुत कम है। ये जो मारगला हिल्स इस्लामाबाद, वहाँ पे हम अक्सर टाइगर्स देखते हैं, वो यही वाली नहीं, वो breed है? टाइगर नहीं है, ये ब्रीड पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। अच्छा, ये पाकिस्तान में है ही नहीं? पाकिस्तान में नहीं, ये वो जो मरगला हिल्स में देखते हैं वो लेपर्ड्स होते हैं। अच्छा, वो लेपर्ड्स होते हैं। लेपर्ड्स होते तो लेपर्ड और टाइगर ये जरा डिफरेंट हो गया। जी, जी। ये क्या कुछ खाता है? हैं। ये मीट खाता है। ओके, गोश्त, हाँ। गोश्त खाता है। फिलहाल तो ये अपने मालिक को खाने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा उसे मस्ती आ रही है। आप इसे लेके बाहर भी निकलते हैं अशर? नहीं, बाहर में फार्म पे रखा हुआ है। फार्म पे ही रखा हुआ है। फार्म पे रखा तो ये बहुत ज्यादा आपको काटने की कोशिश कर रहा है या खेल ही बस रहा है? खेलता है ये, अभी बच्चा है, बड़ा हो रहा है, दांत निकाल रहा है। ये 6 महीने का है? ये 6 महीने। 6 महीने का है। तो ये आपके पास बिल्कुल छोटा सा था? बिल्कुल जब आया छोटा जब आया था। ये आया वहीं से था? हाँ। ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्ट से मुतालिक बताएं, कोई अगर इतनी मोहब्बत करता और वाइल्ड लाइफ से और इम्पोर्ट कराना चाहता तो प्रोसीजर क्या होता है? अभी तो खैर इम्पोर्ट बंद हुई थी। अच्छा, हाँ, जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके पास इम्पोर्ट के हों हो जाती है इजीली। प्राइस क्या होती है? इसकी प्राइस 16 लाख। 16 लाख का ही होता बच्चे है। का। जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर क्या प्राइस हो जाता है? बड़ा जब हो जाता तो 30 to 35 लाख। अच्छा, 30 से 35 लाख का ये बड़ा 30 हो से जाता 35 है। आपके पास लेकिन बड़ा टाइगर जो है वो साइबेरियन है, साइबेरियन। रॉयल बंगाल टाइगर बड़ा नहीं नहीं, है। ये आपका पहला है रॉयल बंगाल टाइगर? नहीं, मैंने पहले भी रखे हैं 3 से 4। तो वो कहाँ गए? वो फिर मैंने सेल आउट कर दी। अच्छा, इसको भी सेल करने का बाद में इरादा होगा? हाँ, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको भी करेंगे। तो यानी ये ऐसा होता है कि आप बच्चा इंपोर्ट करते हैं, पालते हैं, टेम करते हैं, फिर आप सेल कर देते हैं? हाँ, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। अच्छा,
ये मुझे बताएं कि जिस तरह आपने इसको इतना टेम कर रखा है, क्या ये वजह ये होती है कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, इसने नहीं सीखा, वाइल्ड लाइफ पेरेंट्स के साथ रहता है, अगर पेरेंट्स के साथ छोड़ देंगे तो फिर टेम नहीं हो पाएगा, पे टेम नहीं फिर होगा। वाइल्ड ही रहेगा। तो इसके पेरेंट्स बारे यहाँ पे ज़ाहिर नहीं है, हाँ, आपने parents इम्पोर्ट ही हैं। कराया ये। ओके, अच्छा ये बड़ा सांस चढ़ गया इसको। थक गया ना। बिल्लियों से खेलते हुए तो बहुत देखा, और बड़ा हमने डॉग लवर्स भी देखे, और कुत्ते के गले में पट्टा बांध के बाहर जाना, लेकिन ये जिन्होंने शेर को बड़ा, मैं कहता हूँ बकरी बना दी है कि उनके साथ इसी तरह से खेल रहे हैं। और ये जनाब गया। तो जनाब रॉयल बंगाल टाइगर, ये खूबसूरत सा 6-7 महीने इसकी उम्र है, छोटा है अभी, बड़ा फ्रेंडली। और मैं दोबारा से कहता हूँ कि चूँकि बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से इसको पाला है, तो इसलिए ये मस्तियाँ भी कर रहे हैं फुल। नो 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 योजो। तो जनाब बड़ी हिम्मत है शुएब के, अच्छा हुआ कि ये अकेले चले गए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 8 मार्च तारीख में याद रखा जाता है और मनाया जाता है ख़वातीन के दिन के हवाले से, लेकिन मेरी नज़र में ख़वातीन का कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि मोहब्बत के लिए कोई एक दिन नहीं होता, इसी तरह ख़वातीन के लिए भी कोई एक दिन नहीं होता। ख़वातीन का हर दिन होता है, हर दिन माँ का होता है, हर दिन बहन का होता है, हर दिन बेटी का होता है, हर दिन बीवी का होता है। और जब हम उनके हुकूक की बात करते हैं तो मुझे लगता है हम अब इतनी तरक्की कर गए हैं शुएब, हमारा मुआशरा इतना डेवलप हो गया है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को उस हद तक तो चले आज़ादी नहीं है जिस हद तक हम आज़ादी का सोचते हैं, लेकिन किसी ना किसी हद तक हमें आज़ादी है। और इसके पीछे मेरी नज़र में, या अगर मैं ये कहूँ कि मेरी आज़ादी है, मेरी कामयाबी है, तो इसके पीछे मेरे घर वाले जो हैं, लाइक मेरे फादर हैं, मेरे भाई हैं या मेरे शौहर हैं, उनका हाथ है, उनकी सपोर्ट है डेफिनेटली जी। और ये जो बाप, भाई और बेटा है, ये माँ, बीवी और बहन के बगैर ज़ाहिर है अधूरा है। हमें संवारती है ये औरत, हमें संवारती है, बनाती है ये औरत। रिस्पेक्ट है वुमेंस के लिए, तमाम उन रिश्तों के लिए जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है। वो वालिदा हैं, वो बीवी है, वो बेटी है, वो मेरी को एंकर है, वो हर वो खातून जिसका मैं काम करता हूँ, और हर उस खातून जिसके हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, वो जिस भी शोबा से इस ताल्लुक़ रखती है। एनीवेज़, जब हम बात ख़वातीन के आलमी दिन की करें, ऐसे में कल कराची में बाइक रैली का एक इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद इफ्तिखार हसन चौधरी साहब ने इसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की। बाइक रैली में ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत, और इसके आगाज़ की अगर हम बात करें तो ये 5 स्टार चौरंगी से हुआ था। और ये रैली 5 स्टार चौरंगी से बरास्ता गोलीमार चौरंगी शार पाकिस्तान से होते हुए हॉकी स्टेडियम पर ख़त्म हुई थी। इस्लाहुद्दीन हॉकी स्टेडियम में यौम ख़वातीन के हवाले से तकरीब का इनेकाद था, जिसमें डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, उनकी अहलिया और डॉक्टर फरहान ईसा समेत दीगर जो लोग हैं वो शरीक हुए थे। बिल्कुल शरीक हुए। और ये ख़वातीन की जो हौसला अफजाई है और जो उनका हौसला उसको बुलंद रखने का एक तरीका भी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सड़कों पे हमें इस तरह से आज़ादी के साथ अपने शौक़ को और ये पैगाम देते हुए कि हम एक पुरअमन मुल्क में रहते हैं, और इस पुरअमन मुल्क का ज़ाहिर सी बात है इसकी सिक्योरिटी का क्रेडिट हमारे इदारों को जाता है, जो अनथक मेहनत भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं, और फिर वो हमारी ख़वातीन का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में भी मौजूद होते हैं। बेशक, जब हम बात करें ख़वातीन की और आज उनका आलमी दिन, तो ऐसे में हर साल एक थीम होता है ख़वातीन के दिन की मुनासबत से मैं बात कर रहा हूँ। इस साल चूँकि कोविड-19 का ये साल है, थीम है जनाब ख़वातीन की क़यादत में कोविड-19 की दुनिया में मसावी मुस्तक़बिल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जब हम एक खातून को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं औरत की जो कि नाम है हिम्मत का, जज्बे का, हौसले का, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी ख़वातीन मौजूद हैं। यानी हम वर्क फील्ड की जब बात करते हैं, जो कि काम कर रही हैं और शाना बशाना चल रही हैं, क्योंकि साइकिल के 2 पहिए सिर्फ मियाँ बीवी नहीं हैं, माशरे के भी 2 पहिए हैं। ख़वातीन के बगैर ये माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्तों की जब हम बात करते हैं, और ऐसे में खातून के लिए रास्ता हमेशा से कठिन और मुश्किल होता है। एक मर्द के लिए आगे जाना खासा आसान, एक औरत के लिए आगे जाना खासा मुश्किल। बहुत ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ये जो मुश्किलात अबूर करती है औरत, तभी तो मजबूत होती है औरत। अपने आज़म को लिए वो आगे बढ़ने की जिद्दोजहद में लगी रहती हैं। आज वुमेंस डे की मुनासबत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसी 2 लड़कियों से जिन्होंने इन तमाम मुश्किलात को पसे पर्दा रखा, जिन्होंने इन मुश्किलात चाहिए अबूर किया। रिज़्क़ हलाल कमाना और इस कमाने के साथ साथ अपने शौक़ को पूरा करना, इसलिए वो उतरी वर्क फील्ड में। निजी फूड डिलीवरी की कंपनी में वो काम कर रही हैं।
महक ने उनसे मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और जब वो काम के लिए बाइक पर निकलती हैं तो क्या उनको इस माशरे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या कि हालात बदल रहे हैं, या कि हालात बदल चुके हैं। क्या रही गुफ्तगू, सुनते हैं। बाहिम्मत, बाहौसला, नडर और बेखौफ ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ वैसे ख़वातीन में मौजूद होती हैं, तो जनाब हमारे जहनों में बहुत ज़्यादा उन ख़वातीन के नाम आते हैं, उन ख़वातीन की तस्वीरें आती हैं जो बाहिम्मत तरीके से हमें काम करती हुई, अपनी अलग दुनिया बनाती हुई, अपने ख्वाबों को पूरा करती हुई नज़र आती हैं। तो मैंने भी ऐसी दो बाहिम्मत ख़वातीन को ढूंढ निकाला है। उनसे बात करने के लिए मैं दफ्तर पहुँची, उनसे मिलने का, उनको जानने का शौक़ मुझे इसलिए था कि कैसे उन्होंने अपने इस शौक़ को पाला कि बाइक चलानी है, लोगों के घरों में खाना डिलीवर करना है और किसी भी तरह के खौफ को अपने दिल में नहीं पालना। सच जाने कि ये ख़वातीन, ये लड़कियां हमारे लिए रोल मॉडल होती हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है और मैं भी सीखने के लिए इनके साथ मौजूद हूँ, इनके पास मौजूद हूँ। मेरे साथ जो दो लड़कियां मौजूद हैं और वो लड़कियां बाहिम्मत हैं और हम तीनों की तीनों मौजूद हैं फूड पैंडा के ऑफिस में। तो मेरे साथ सिदरा मौजूद है, मेरे साथ निमरा मौजूद है। सिदरा, आपसे स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्यारी हूँ। आप भी माशाल्लाह प्यारी है, हर खातून प्यारी होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी एज क्या है? 20 साल की आप हैं और आप बाइक चलाती हैं। कैसे, मतलब ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? मैं बस रोड पे लोग बाइक चलाते थे ना, फूड पांडा वाले, मुझे बस शौक था कि मैं उनको देखती थी। मैं बाबा को बोलती थी, बाबा ये लोग कैसे चलाते हैं, मुझे बहुत शौक है इनको देख के कि मैं भी लोगों के घर जाके डिलीवर करूँ। बस वहाँ से मुझे शौक चढ़ा। अच्छा, एक शौक था जी, मजबूरी नहीं थी? नहीं। अच्छा, घर में कौन कौन मौजूद है? अब्बा, अम्मा, बहन, भाई? मामा नहीं है। मामा नहीं है, अब्बा मौजूद हैं जी। और भाई? भाई है। बड़े हैं, छोटे हैं? भाई बड़े हैं, जिनकी हेल्प से मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, भाइयों ने मदद की? जी, जबरदस्त। और ये आपको कितना टाइम हो गया करते हुए? अभी टाइम हुआ है, बस 1.5 महीना हो गया होगा। 1.5 महीना हो गया आपको ये करते हुए। अच्छा, मुझे सिदरा ये बताएं कि आपने कहा आपका ये शौक है, अब्बा ने मना नहीं किया कि बेटा ये कैसा शौक है कि घरों में जाओगी, खाना डिलीवर करोगी, कभी रात बेरात देर भी हो जाती है, दिन का भी वक्त होता है, कुछ अब्बा ने कमेंट तो किया होगा? सपोर्टेड थे मेरे। सपोर्ट किया अब्बा ने, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा निमरा, मैं आपके पास वापस आऊँगी, आपसे बात करती हूँ। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं आपकी एज क्या है? मैं 21। 21, एक साल ही बड़ी है बस। अच्छा, मुझे बताएं कि आप मुझे सिदरा ने तो ये बताया कि जनाब उनका शौक था, जी। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? दरअसल ना मेरी बहन बाइक चलाती थी तो उन्हें देख के ना मुझे शौक आया। अच्छा। तो फिर मैंने फूड पांडा करते हुए देखा लोगों को, तो फिर मुझे फूड पांडा में जाने का शौक आया। और लॉकडाउन की वजह से जॉब भी नहीं मिल रही थी, जॉब भी नहीं? जी, इसलिए फूड पांडा मैंने ज्वाइन कर लिया और कम टाइम में मुझे स्टडी करने का भी टाइम मिलता था। अच्छा। तो इस वजह से। और जब आप किसी के घर डिलीवर करने जाती हैं तो वो कभी तंग, वहाँ से आपको कोई किसी मुश्किल का सामना रहा है कि नहीं। पैसे नहीं दे रहे, लड़की है तो ये क्या कर लेगी, क्या बहस करेगी, जी। ठीक है नहीं देने पैसे, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पर बड़े लोग होते हैं वो अप्रिशिएट ही करते हैं। Appreciate, क्या कहते हैं? खुद बाहर आते हैं, गुड बोलते हैं और प्यार देते हैं। प्यार देते हैं, टिप कहते भी हैं कि दे अच्छा देते हैं। टिप भी देते हैं। जी। कितनी टिप मिलती है? कभी 500 मिल जाती है, कभी कम मिल जाती है, कोई दे देता है और कोई नहीं अच्छा, ये जो टिप मिलती है ये आपकी अपनी होती है? जी जी, ये नहीं बिल्कुल। देनी होती? जी जी। अच्छा, तो अम्मा ने कुछ कहा कि जब आपने अम्मा को बताया कि अच्छा मैं बाइक चलाऊंगी, खाना डिलीवर करूंगी, या मेरी ये जी। नौकरी, क्या कहा अम्मा ने? अम्मी ने सिर्फ यही बोला था कि भाई ध्यान से चलाना, क्योंकि मैं उनकी बहुत लाडली हूँ। लाडली हूँ। जी, उन्होंने बोला ध्यान से चलाना। पहले तो परमिशन नहीं दे रही थी मुझे कि ख़तरनाक सवारी है ये, पर मैंने अम्मी को बोला मुझे बहुत शौक है बाइक चलाने का, तो फिर अम्मी ने इजाज़त दे दी। और अब्बा ने क्या कहा? अब्बू ने बोला बेटा जैसी आपकी मर्जी। अब्बा ने कहा जाओ जी। बेटा अपनी ज़िंदगी जियो, ऐसा ही? नहीं, अब्बू भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा सिदरा, आपसे बात करती हूँ मैं चाहूँगी कि अब ज़रा आप भी मुझे बताएं कि ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं, हरासमेंट का सामना रहता है, कोई कुछ कह देता है, कोई अप्रिशिएट कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो आपको तनकीद करते हैं। आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा? कैसी लड़की है ना, घर वालों ने ऐसे ही छोड़ दिया बाइक चलाने के लिए। तो कितने घंटे की आपकी नौकरी है? शिफ्ट पे डिपेंड करता है कितने घंटे की शिफ्ट होती है, तो मैं तो पूरे 24 घंटे, वो 12 आवर करती हूँ। 12 आवर, अच्छा 12 घंटे। हाँ। और रात में भी ड्यूटी होती है? जी।
अच्छा, तो रात में मुश्किल नहीं होता बाइक चलाना सड़कों पे? डर लगता है, डर लगता है। डर लगता है। क्या करती हो फिर? आयतल कुर्सी अल्लाह। आयतल कुर्सी पढ़ लेती हैं, वही ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि रिक्वेस्ट कर दी हो कि अच्छा रात का नहीं मैं कर सकती, आप मुझसे दिन में नौकरी करवा लें? ऐसा हुआ, बट फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, अब मान जाता है इदारा हाँ। आसानी से कि ठीक है जी, जी लड़की है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना जो मिल जाता है कि लड़की है तो ठीक है, रात में नौकरी नहीं करवाते, दिन में करवा लेते हैं, ऐसा ही है। जी जी। तो तमाम तर जो ख़वातीन है हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आप उन्हें क्या मैसेज दोगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, हिम्मत नहीं आ रहे, आगे बढ़ें। लोग तो बोलते हैं बातें करने के लिए हैं लोग, तो हमें हिम्मत से काम करना है। निमरा, जैसे कि सदरा ने तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया कि हिम्मत नहीं आपने हारनी, जैसे कि आप भी बता रही हैं कि आपको भी तनकीद का सामना रहता है, लोग जुमले कसते हैं, फिर आपने घर की जिम्मेदारी अपने कांधों पे डाली हुई है कि घर के खर्चे भी आप पूरे करती हैं, तो बाहिम्मत बाहौसला ख़वातीन जो कुछ डर रखती हैं अपने दिल में, क्या मैसेज आप उन्हें देंगे? जी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लेडीज़ सब कुछ कर सकती हैं, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हौसले से काम करना चाहिए। ज़बरदस्त, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसले से काम करना चाहिए। दोनों लड़कियों का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है। आप देखिए, एक ने हिजाब पहना हुआ है, हाथों पे मेहंदी, लेकिन उन मेहंदी वाले हाथों से बाइक चल रही है, और जो निमरा है उनका अंदाज़ मुख्तलिफ है, जिन्होंने ऐनक भी लगाई हुई है और बड़े एक दबंग से स्टाइल में बात भी वो कर रही हैं। तो यही मैसेज हम सबकी तरफ से है कि वो ख़वातीन जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, मुआशरे की बातों से आपने डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, लगन से काम करना है, अपने लिए खुद आगे बढ़ के अपने ख्वाबों को पूरा करना है। हर दिन हर लम्हा ख़वातीन की कुर्बानियों से भरा हुआ है, उनकी मोहब्बत से, उनके प्यार से भरा हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि हमें हर साल इस पर बात करनी पड़ती है, हमें हर साल इस पर बात करने के लिए सड़कों पर ख़वातीन को देखना पड़ता है। ख़वातीन पर होने वाले जुल्म में कमी नहीं हो रही बल्कि इजाफा हो रहा है। चंद सालों से औरत मार्च की बदौलत और प्लेकार्ड्स पर दर्ज जो नारे हैं उसकी वजह से इस मार्च को काफ़ी मकबूलियत भी मिली है। इस साल कौन सा ऐसा नारा है जो कि मकबूल हो जाएगा और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो कि सामने रखे जाएंगे और इन मुतालबात को मनवाने के लिए किस हद तक कोशिश की जाएगी? अभी जो सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हो चुका है नारा वो ये है कि 6 फीट की दूरी, इनकलाब ज़रूरी। आज औरत मार्च के हवाले से क्या तैयारियां हैं और इस साल क्या क्या मुतालबात सामने आएंगे? इस साल कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो कि शायद हुकूमत वक्त के सामने भी रखे जाएं और उनसे मनवाने की कोशिश की जाए? ऑर्गेनाइजर्स जो हैं औरत मार्च के, उनसे जब हम बात करते हैं तो इस वक्त हमें ज्वाइन करिए मुनीज़ा अहमद एंड मैविश फातिमा। वेलकम टू द शो। मुनीज़ा, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू, थोड़ा शेयर कीजिएगा आज के प्लान से मुताल्लिक कितने शहरों में आज औरत मार्च होगा, कहाँ से मुताल्लिक आप सबसे पहले बताएंगी, कराची या कहीं और? So definitely thank you so much औरत मार्च को बुलाने के लिए आपके लोगों के प्रोग्राम में। So the march is going to be held कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, हैदराबाद में and a mini one in Quetta as well. वाओ, क्वेटा में भी औरत मार्च होगा, ज़बरदस्त। महविश, आप शेयर कीजिएगा। औरत मार्च ज़ाहिर हर साल होता है, चंद सालों से ज़ाहिर मकबूलियत में इजाफा हम देख रहे हैं और यही वो वजह है आप लोगों का निकलना, और सिर्फ आप लोगों का नहीं, हमारा भी साथ निकलना, क्योंकि ज़ाहिर हमने भी आप लोगों के साथ इस पर आवाज़ बुलंद की। निकलना, वो प्लेक कार्ड्स का उठाना और उस पर दर्ज नारों का वायरल हो जाना, कितना इससे फ़ायदा हुआ, कितनी इस पर बात हो रही है और कितना इससे सोसाइटी में चेंज आ रहा है? एक्चुअली यूजली ये होता है कि जो हमारे नारे होते हैं वो सिर्फ सेलेक्टेड नारे या हमारी सेलेक्टेड बातें जो है वो सोशल मीडिया पे और लोगों के दरमियान जो है वो वायरल होती हैं, मगर हमारी जो एक्चुअल डिमांड्स हैं, जो हमारी एक्चुअल जो मसले मसाइल हैं, जो है वो औरतें, ट्रांसजेंडर वगैरह हम लोग जो फेस करते हैं वो वायरल नहीं होते और जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती। महविश, मैं इससे ये समझूं कि औरत मार्च का इनकाद जिस पर इतनी मेहनत होती है, ख़वातीन बाहर निकलती हैं, प्ले कार्ड्स उठाती हैं, उसके बाद आप लोगों के कुछ डिमांड्स होते हैं जिससे मुतालिक आप लोग बात करते हैं, उस पर बात नहीं होती, लेकिन कुछ मुतनाज़े नारे वायरल हो जाते हैं, तो मैं इससे ये समझूं कि फिर वो नुकसान हो जाता है, फ़ायदा उतना नहीं होता औरत मार्च का? अच्छा, बेसिकली ये होता है कि any publicity is good publicity. This is a marketing technique. ये टेक्निक होती है जो अक्सर मार्केटियर्स भी जब वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये नारे एक टेक्निक है? ये होता है कभी कभी, मतलब ऐसा होता है कि जब वो कुछ ऐसे नारे अगर मकबूल हो जाएं
तो फिर लोग उसके क्यूरियस होते हैं और वो जब उसके बारे में और जानना चाहते हैं। हाँ। तो इसीलिए आप लोगों के प्लेटफॉर्म से और ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म से और हमारे अपने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम चाहेंगे कि जो हमारी असल बात है या जो फेमिनिज्म व्हाट फेमिनिज्म एक्चुअली इज और इसका क्या मकसद है, हम चाहेंगे कि ये जो है वो ना लोगों इसकी तक पहुंचे असलियत, और एक लोग अच्छी जानें। तस्वीर लोगों तक पहुंचे। अच्छा मुनीज़ा, यही सवाल मैं आपसे करूंगी, जो नारे प्लेकार्ड्स पे दर्ज होते हैं, जैसे कि बहुत मकबूल हुआ, बहुत तनकीद हुई इस बात पर भी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या ठीक है अपना खाना खुद गर्म कर लो, या जैसे अभी एक और नारा आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे हैं, इनको नेगेटिव अंदाज से क्यों देखा जाता है? क्या आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सही तरीका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या हम वो बात सही तरीके से समझा नहीं पा रहे? आपको कहाँ कमी लग रही है? देखिए, जैसे कि महविश ने कहा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि देखिए ये हमारी सोच है। अब जैसे हमारा जो नारा लगाया गया, ये एक प्लैकेट था जो एक आई थिंक 22 साल की लड़की लेके आई थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और फिर वो सारी जो स्पेशली यंग कौम है उन्होंने उसके साथ कनेक्ट किया। अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि आई हैव अ राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट माय ओन लाइफ, राइट? तो हम ये कहते हैं, जैसे आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर मैटरनल मोर्टालिटी रेशो जो है वो 295 पर 100,000 है, वेरी वेरी हाई। अगर मुझे ये हक होगा कि मैं फैसला कर सकती हूँ कि मुझे अभी बच्चा करना है या मुझे 2 साल में बच्चा करना है। सिमिलरली जो तशद्दुद से औरतें गुजरती हैं, ख्वाजा सिरा गुजरते हैं, जब हम कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो हम कहते हैं कि वी हैव द राइट टू टेल यू डू नॉट हिट अस, यू नो। ये सो दिस ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये इट्स सॉरी मैं बस 2 सेकंड, इट्स अ क्रिएटिव वे ऑफ सेइंग कि जी ये हमारी तो मर्जी, मुनीज़ा, हमारी consent सॉरी है। मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको नहीं Correct. लगता इस तरह के नारे या इस तरह से रिलेट करते हुए बहुत सारे नारों को एक बेहतर अंदाज में हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता है इन नारों को किसी और अल्फाज में इस्तेमाल करके, अगर हम अपनी बात पहुंचाना चाहें? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, हमारी डिमांड, हमारा जो मुतालबात हैं वो हम पढ़ते हैं। बहुत सी जो ये डिमांड्स हैं, बहुत से जो प्लैकेट्स हैं, ये यंग लोग लेके आते हैं, ठीक है। और ये उनका एक्सप्रेशन है और उनकी डिमांड्स और उनकी मुतालबात बिल्कुल ठीक है, ये उनका एक्सप्रेशन है। मुनीज़ा, सो मेरा ख्याल है फिर हम डिमांड्स पे आ जाते हैं। जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने इस वक्त तैयारी कर रखी है कि आज जब मार्च होगा, अलामती धरना दिया जाएगा, उसके बाद जो डिमांड्स पेश की जाएंगी वो कितने नकाती एजेंडा है, क्या डिमांड्स है, प्लीज अगर वो शेयर करें। तो जी ये 15 नुकाती एजेंडा है, और हमारा जो मेजर फोकस है वो तशद्दुद के ऊपर है, जो पेट्रियार्कल वायलेंस जिसको हम कह रहे हैं। तो हमारा फोकस है कि ये इस तशद्दुद को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए। हम ये समझते हैं कि, और हमारी डिफरेंट डिमांड्स हैं, जिसमें पुलिस में हमें क्या तब्दीली चाहिए, हमें कोर्टों में क्या तब्दीली चाहिए, हमें कानून के हवाले से क्या तब्दीली चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक औरतों का प्रोटेक्शन शेल्टर होना चाहिए, एक बच्चों का प्रोटेक्शन शेल्टर होना चाहिए। और हमारी डिमांड है सिंध गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि अगर 90 डेज पे इन मुतालबात पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम फिर रोड पे निकलेंगे, हम फिर अपने मुतालबात को लेके एहतजाज करेंगे। ठीक, मारवी अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मारवी, जब हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हुकूक की, और जब हम बात कर रहे हैं आज औरत मार्च से मुतालिक, तो हम सोच रहे थे, मैं डिस्कस कर रहे थे कि कुछ रोल तो शोबिज़ इंडस्ट्री का भी होना चाहिए इससे मुतालिक। आज हम हर दूसरे ड्रामे में जो ख़वातीन का रोल देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात कर लूँ बहन का, जिस तरह से एक बहन का रोल दिखाया जा रहा है ड्रामे में, मुतनाज़े किरदार दिखाए जा रहे हैं ड्रामों में, इसका भी तो एक इम्पैक्ट है सोसाइटी में। बिल्कुल, सिर्फ इनका ही रोल नहीं, लेकिन ओवरऑल औरत को आप जिस भी रोल में देखेंगे उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है, और वही प्रैक्टिस भी हो रहा है फिर हमारी सोसाइटी में। तो जितना हम एम्पावर्ड कर सकते हैं औरतों को मीडिया के ज़रिए, अपने ड्रामा इंडस्ट्री के ज़रिए, जो हमारे जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं, अभी जो औरत मार्च में डिमांड्स हैं, उसके अलावा औरतों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो अपने मुंह पे वो अल्फाज, वो चीज़ें लेकर भी नहीं आ सकती हैं। तो ड्रामा इंडस्ट्री के साथ मिल के इन चीज़ों को, इन हकीकतों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सकता है,
और उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में, ना उसमें कोई लड़ाई है ना झगड़े हैं, लेकिन बहुत ही एक खूबसूरत मैसेज जाएगा बैठने वालों को, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे सोचने पे मजबूर कर देते हैं लोगों को कि ये रोल इस तरह था तो हमारे घर में भी ये रोल्स हैं तो ये इस तरह होने चाहिए। तो जितना उसमें पॉजिटिविटी होगी, जितनी औरत के जो एनवायरनमेंट है उसके लिए फ्रेंडली बनाया जाएगा, कंफर्टेबल बनाया जाएगा, उसको हर फील्ड में दिखाया जाएगा ड्रामों के जरिए, उसको सब कुछ करते हुए दिखाया जाएगा, उतना ही इम्पैक्ट हमारे जो लोग हैं वो लेंगे, उन मैसेजेस को अपनी जो है लाइफ में प्रैक्टिस करते भी हैं और करेंगे भी ज़रूर। ठीक है। अच्छा महविश, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह से पहले जिक्र भी हो रहा था कि मुतालबात हर दफ़ा रखे जाते हैं, लास्ट टाइम जो मुतालबात आप लोगों के थे उसके लिए भी क्या यही आप लोगों ने तरीका अपनाया था कि 90 दिन का वक्त है, अगर नहीं पूरे होंगे तो फिर हम दोबारा से सड़कों पे आएंगे, और क्या पूरे हुए थे उन 90 डेज़ में? ये लास्ट एक कोई और तरीका था, वो समझ में नहीं आया तो इस दफ़ा आप लोगों ने चाहा कि हम ये तरीका अपनाएं? एक्चुअली बात यह है कि बहुत सारे हमारे 15 मुतालबात हैं, 15 मुतालबात हैं हमारे, और हमारे मुतालबात ये हैं कि हम चाहते हैं कि जब वो पेट्रियार्कल वायलेंस को जब वो एंड किया जाए, जो वो पिदरशाही निज़ाम है, जो पिदरशाही वायलेंस है अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट ट्रांस पीपल, उसको जब वो उसको एंड किया जाए। और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बन चुके हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि मतलब वो इम्प्लीमेंट हों, और हम चाहते हैं कि जब वो जो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो जो वायलेंट के जो विक्टिम्स होते हैं वो जब वो ना सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और जब वो क्योंकि उनको जब वो कोर्ट से और उनको जब वो इस सिस्टम से जब वो जस्टिस नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है। और वो औरतें जिनके पास जब रिसोर्सेज नहीं होती है उनको बहुत मसले होते हैं, और पाकिस्तान में 90% ऐसे केसेस हैं जो जब वो लोग रजिस्टर ही नहीं करते हैं, इस खौफ के मारे कि हमें कितना बैकलैश फेस करना पड़ेगा। और अक्सर विक्टिम को विक्टिम ब्लेमिंग भी हमारी सोसाइटी में बहुत आम, जिसकी वजह से हम विक्टिम को जब वो ब्लेम करते हैं कि मतलब इसकी भी कोई गलती होगी, ये ऐसे कपड़े पहनी हुई होगी, ये ऐसे जा रही होगी, इसने ऐसा बोला होगा, इसकी भी गलती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है मुनीज़ा, योर कमेंट ऑन दिस के जो ड्रामों का किरदार होना चाहिए ख़वातीन के रोल को लेकर, एक बहन के रोल को लेकर, एक बहू के रोल को लेकर, क्या वो सही तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है आपकी नज़र में? क्योंकि ज़ाहिर है इस पर ये कमेंट दिया जाता है कि हमारी ही सोसाइटी में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको पर ड्रामेटाइज किया जाता है और दिखाया जाता है कि ये एक्चुअल में किरदार ऐसे हैं। डू यू एग्री विद दैट, या क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा खींचा गया, बढ़ा के पेश किया गया औरत के किरदार को ड्रामा में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आई थिंक कि फर्स्टली नो डिसरिस्पेक्ट जिन्होंने ड्रामास लिखे हैं, लेकिन ये कि ये रियलिटी से काफ़ी दूर होता है। हम अराउंड अगर देखें अपने औरतों के या हम फैमिली रिलेशनशिप्स भी जो दिखाई जाती हैं, और जिस तरह से औरतों को दिखाया जाता है कि वो हर वक्त कुछ प्लॉट कर रही हैं या वो चालाक हैं, ये एक्चुअली रियलिटी से बिल्कुल अलग है। अगर आप देखें हमारी सोसाइटी में औरतों को, तो औरतें हर रोल हैं, बहन में हैं, माँ में हैं, या इवन एज अ प्रोफेशनल एंड एन इंडिविजुअल, एज अ शहरी। तो इट वुड बी ग्रेट अगर उस तरीके के ड्रामास लिखे जाएं। और देखिए ये भी कहा जाता है कि ऐसे ड्रामास चलते नहीं हैं या पैसा नहीं बनाते, लेकिन आई थिंक हम ये चेंज ट्रेंड देख रहे हैं। आई नो रिसेंटली देयर हैज बीन अ फ्यू ड्रामास एंड दे हैव बिकम पॉपुलर। तो ये कह के औरत को ये ना की तस्लील करना कि जी ये बिकेगा या इसकी रेटिंग ज्यादा हाई होंगी, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और हमारा एक मुतालबा है कि एक जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी पेमरा बनाए आउट ऑफ द 15 पॉइंट एजेंडा, कि अगर इस तरीके का कोई ड्रामा हो जिसमें इस औरत के रोल को एक रिग्रेसिव तरीके से दिखाया जाए तो पेमरा उस पर एक्शन ले। क्योंकि हमने देखा ये एक रिसेंटली एक मामला इस तरह का रिपोर्ट भी हुआ कि जब
बैगर माफिया से मुताल्लिक एक ड्रामा सामने आया तो पेमरा ने उस पर नोटिस लिया, फिर लोगों ने कहा कि ठीक है वो नोटिस, वी रिस्पेक्ट दैट, बट ऐसे ड्रामे जिसमें ख़वातीन के जो रोल पर क्वेश्चंस उठते हैं, स्पेशली बहन, जब उसकी बात की तो वहाँ पर पेमरा शायद खामोश होता है। ये ज़्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म था ये। अब आप कह रहे हैं कि आपकी डिमांड भी है कि ऐसे मामलात को सही तरीके से देखना चाहिए, ख़वातीन की इज्जत पे हर्फ ना और फिर आए। ऐसे ड्रामों को पेमरा को नोटिस भी लेना चाहिए। अच्छा मारवी, आप मुझे बताएं कि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद सालों से जो औरत मार्च हो रहा है, आपको इससे कोई तब्दीली नज़र आ रही है ख़वातीन के हुकूक के मुतालबात में? यहाँ पर जो तब्दीलियाँ हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो बच्चियाँ जिनको पहले पता भी नहीं होता था कि उनके राइट्स क्या हैं, क्योंकि हम हमेशा यही बात करते हैं ना कि जी लॉज तो बन रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है घर में बैठी हुई औरत को कि उसके हुकूक क्या हैं, उसको कैसे क्या प्रोसीजर करना है, उसको कहाँ जाना है, कोर्ट कचहरी क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, इंटरनेशनल जो राइट्स हैं, यूनिवर्सल UDHR क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जी क्या उसके हैं 8 से 28 राइट्स क्या कहते हैं, वो औरत के लिए हैं भी या नहीं हैं। तो औरत मार्च से मैंने जो खूबसूरती देखी है, जो कि हर वक्त हमारे पास प्रोटेक्शन सेल्स में ख़वातीन से मिलना जुलना, इंस्टीट्यूशंस में जाना, बच्चियों को जो हम लोग अवेयर कर रहे होते हैं उसके हवाले से, तो एक बड़ा एक जोश और जज्बा नज़र आया है। तो हमें चाहिए था, जो कि पिछले सालों में नहीं था, जो कि घर पे बैठी हुई औरत को हमें समझ नहीं आता था उसको अवेयरनेस कैसे दें, अब तो उसको एक ईद के दिन की तरह मनाया जाता है कि जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, दिस इज अ वुमेन्स डे। अच्छा, औरत भी इंसान है, उसके भी ये राइट्स हैं। बाकी जहां तक हम तब्दीली की बात करते हैं, तब्दीली ओवरनाइट तो आ ही नहीं सकती। अभी हमें बहुत काम करना है, और सिर्फ मार्च ही नहीं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी हमारी और ज्यादा एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस की बात आप कर रही हैं, तो चूंकि मेरे जहन में एक पॉइंट है, मैं चाह रहा था मुनीज़ा से मैं उस पर कमेंट ले लूं। मुनीज़ा, क्या इस पर ऐसा नारा भी हम सुनेंगे कि निकाह नामे के मुख्तलिफ खानों पर कांटे लगाने बंद करो, और ख़वातीन को निकाह नामे से मुताल्लिक ज़रा बताओ, समझाओ कि वो क्या है, सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है नहीं, उन्हें उनके हक वो निकाह नामा देता है, लेकिन बड़े बड़े कांटे लगाए जाते हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। मुनीज़ा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी जी, बिल्कुल हमारे पार्ट ऑफ और अवेयरनेस कैंपेन भी है, और हमारे उसके साथ साथ ये भी मुतालबा है कि जबरी शादी को ख़त्म करें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से एरियाज में हमारे मुल्क में फोर्स मैरिजेस होती हैं, और लड़की की कंसेंट नहीं ली जाती, और अगर 18 साल से उम्र लड़की बच्ची की है तो उसकी तो बिल्कुल ही कंसेंट एक्चुअली लीगल है अंडर 18 मैरिज नाउ सिंध में। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, और हम इस मुतालबे के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, एक लास्ट कमेंट मैं भी आपसे लेना चाहूंगा। एक क्रिटिसिज्म होता है औरत मार्च को लेकर, हर साल होता है जब भी खवातीन ये प्ले कार्ड उठा के बाहर निकलती हैं, क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से होता है जो ये राय रखते हैं, ये सोच रखते हैं कि देयर इज अ फॉरेन फंडिंग एलिमेंट फॉर दिस औरत मार्च। कैसे इसको निगेट करती हैं और क्या जस्टिफिकेशन देती हैं? कोई फॉरेन फंडिंग नहीं होती है। हम जब वो बहुत मेहनत करते हैं, हम जब वो इसके लिए मतलब अपनी जेबों से पैसे दे रहे होते हैं, और हमें कहीं से कोई फॉरेन फंडिंग वगैरह नहीं आती है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अपने हक के लिए खड़े होंगे और इस पिताशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, जो कि जब वो सदियों से और बरसों से चला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी जब वो अपने हक के लिए खड़ा हो, अगर कोई भी मजलूम हो, आप उसके साथ ज्यादती हो रही हो और कंटिन्यूस वो जाति बर्दाश्त कर रहा हो और वो चुप रहे, तो जब वो जो जाति करने वाला होता है उसको कोई एहसास नहीं होता, मगर जिस वक्त वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो जाति के खिलाफ आवाज उठाता है, तो जो जाति करने वाला होता है उसको बुरा लगता है। और बस यही होता है, इसी वजह से यानी जो क्रिटिसिज्म करता है, आपको लगता है कि वो शख्स है जो ज्यादती करता है, वो शख्स है जिसको लगता है कि ये जो बात हो रही है वो मुझे हिट कर रही है। और फिर जो औरत मार्च के इनकाद का शायद एक पहलू ये भी है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि घर में बैठी हैं,
उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके से ये औरत मार्च किया जाता है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मुनीज़ा अहमद, महविश फातिमा और मारवी अवान मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और औरत मार्च का जैसे मैंने कहा ना कि पिछले साल की खूबसूरती तो मुझे लगी कि मर्द भी। आप जाएंगे आज? जाएंगे इंशाल्लाह, मैं भी जाऊंगी फिर आपके साथ। प्ले कार्ड उठाएंगे आप? मैं उठाऊंगी। ठीक है जी। चलिए, Let's see, आप तस्वीर बनाएंगे? महक का नारा आज होता है क्या, ये बताएंगे आपको कल के शो में। लेकिन एनीवेज, जब हमने कुछ देर पहले बात की लेडी डॉक्टर से मुताल्लिक, तो मसला ये है कि बहुत मेहनत करती हैं हमारी लड़कियां, बहुत मेहनत से पढ़ती हैं, बहुत काबिल होती हैं, बहुत स्मार्ट होती हैं, और उसके बाद जब वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करती हैं, उसके बाद मैक्सिमम जो मामलात ख़राब होते हैं, जो प्रैक्टिस ना करने की वजह सामने आती है, वो होता है शादी हो जाना, और घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती। लेडी डॉक्टर ज़रा वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और उसकी कमी से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो परेशान है। लाहौर से दानियाल उमर ने इससे मुतालिक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मेडिकल के शोबे में तालिबात हैं 70%, मगर प्रोफेशन में जाने वाली 20% से भी कम हैं। मेडिकल की तालिबात के मुताबिक घरेलू जिम्मेदारियां और समाजी मसाइल काम ना करने की बड़ी वजूहात हैं। लड़की है, उसने घर भी देखना है, खाना भी पकाना है या खाना भी मैनेज करना है, अपना घर देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, तो एक बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई हैव बीन लकी इनफ कि मैंने यूके में काफ़ी अर्सा काम किया है। वहाँ पे आपके पास डे केयर सेंटर्स भी देर तक खुले होते हैं, आपके पास ऑप्शंस होती हैं बेबी सिटर्स की, जो कि चेक्ड होती हैं, पुलिस चेक्ड होती हैं, तो आप सेफली उनके साथ अपना बच्चा छोड़ सकते हो। वैसा सेटअप यहाँ कोई है नहीं, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है डॉक्टर से कि हम वो वाला आउटपुट दें जो बाहर के मुल्कों की डॉक्टर्स देती हैं, और फैसिलिटीज़ हमें कोई प्रोवाइड नहीं की जाती। सीनियर डॉक्टर्स इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हैं। उनके मुताबिक जरूरत के बावजूद मुख्तलिफ अस्पतालों में खवातीन डॉक्टर्स मैसर नहीं। कई दफ़ा मुझे आगे कहती हैं कि मैडम हमसे नहीं मैनेज हो रहा, हम रिज़ाइन करना चाहते हैं, या मैं उनको समझाती हूँ कि रिज़ाइन ना करो, ब्रेक ले लो, 2 महीने 3 महीने की ब्रेक ले लो, अपनी चीज़ें सेटल करा लो, अपनी ट्रेनिंग को फ्रीज करा लो उतनी देर के लिए, एंड देन यू कम बैक। अगर आपने 2 साल बाद मेडिकल करियर छोड़ दिया तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप यू कैन मेक अ कम बैक। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हुकूमत खवातीन डॉक्टर्स की मुश्किलात में कमी के लिए इकदामात कर रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे वाली कोई ड्यूटी करें, और बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं, और उसके ऊपर हम काम करने लगे हैं कि हम किस तरह खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करें। जैसे बेसिक साइंसेस हैं, उसके अंदर किस तरह इन्वॉल्व करें, वो स्पेशलिटीज़ जिसमें उनको रात को बच्चों को छोड़ के ना आना पड़े। पाकिस्तान में हर साल 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट मेडिकल में दाखिला लेते हैं, जिनमें से ज्यादा तादाद लड़कियों की होती है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। जी, तो मुझे ये लगता है कि तब्दीली तब आती है जब आपके ख्यालात बदल जाते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। और भी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई। जब कोविड आया तो हमने देखा कि पाबंदियाँ लगीं, और जब पाबंदियाँ हटी तो जनाब उसके असरात सामने आए। चिकन की कमी में फ़रोख्त हुई कोरोना में जब पाबंदियाँ लगी थी। पोल्ट्री फार्मर्स ने चूज़ों को ये कहकर कुओं में तल्फ कर दिया कि उन्हें पालने के अखराजात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज जब हालात बेहतर हो रहे हैं और जब पाबंदियां हट चुकी हैं तो चिकन की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हमें लग रहा है ये कि मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर चिकन नहीं दस्तयाब तो कौन सा मुतबादिल है प्रोटीन के लिए, आज उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि शादी हॉल्स पर से भी पाबंदियां हट गई हैं जनाब। तो जब शादी हॉल्स पर से पाबंदियां हटती हैं तो शादी की तकरीबात होती है, और शादी की तकरीबात में ज़्यादा चिकन ही देखा जाता है कि चिकन खाया जा रहा है। ये वो तमाम चीज़ें जिस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, तर्जुमान पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? और साथ ही साथ हमारे साथ अबू बकर खान जी भी मौजूद है। कैसे हैं आप? मैं जब आपका नाम लिखी तो आपने कहा नहीं खान जी ज़रूर लिखना है साथ। तो सर ये बड़ी आम सी चीज़ हो गई है कि मुर्गी महंगी हो गई है और दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। सिद्दीकी साहब क्या वजह है? मुझे और अवाम को समझा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ समेत बहुत सारी अवाम का गुजर बसर चिकन पे ही होता है। मैं एक बात की तस्दीक कर दूं, मुर्गी का रेट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे मुकर्रर हो जाता है या सेल होता है। कल से आज जो मुर्गी का रेट है वो लाइव बर्ड के ऊपर तकरीबन 4 से 5 रुपए कम हुआ है। अच्छा। और मीट के ऊपर जो है वो तकरीबन 10 रुपए कम हुआ है। ठीक है। उसकी वजूहत ये हैं कि जैसे आपने कहा कि कोविड की वजह से पाबंदियाँ लगी थी, लोगों को लॉसेस पिछले 2 साल से
जो शोबा मुर्गबानी है वो बेइंतहा लॉस कर रहा था और मज़ीद लोगों के अंदर इतनी सकत नहीं थी। आप सर्वे करवा के जहाँ पर भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा, इस वक्त 25% से लेकर 30% फार्म्स बंद हैं। अच्छा, उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसके नाम के डॉलर की कीमत एकदम तेज़ी के साथ बढ़ी, लेकिन अब तो हमारा जो रुपया है वो तगड़ा हो गया ना जी। आजकल में हुआ है ना मोहतरमा, जो चीज़ें पहले से मतलब LCA वगैरह खुली हुई हैं उनकी बेइंतहा कीमत। हमारे यहाँ सिवाय मकई के और चावल का जो हम पोल्ट्री फीड के अंदर इस्तेमाल करते हैं और पोल्ट्री फीड जो बनाई जाती है, हम शायद नहीं, ये हकीकत है, हम इतनी बैलेंस फूड खुद नहीं खाते जितनी हमें बैलेंस फीड जो है वो अपनी मुर्गियों को देनी होती है। मुर्गी के साथ चीट नहीं किया जा सकता। आप मुर्गी के साथ चीट करेंगे, मुर्गी दूसरे दिन आपके साथ चीट कर जाएगी। फिर मौसमी हालात काफ़ी तब्दील हुए, दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है, उसकी वजह से भी जो है वो उसकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है। जैसे आजकल एक रानी खेत की बीमारी है, वो हमलावर हुई हुई है, उसकी वजह से भी 10 से 15% जो है वो प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये कई वजूहात हैं जिसकी वजह से मुर्गी का रेट जो है वो बढ़ा है, लेकिन मुर्गी का रेट कभी भी बढ़ा हुआ नहीं रहता। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर हम फीड की तरफ जाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोयाबीन जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर से आती है, ठीक है। वो 90 रुपए किलो बिक रही थी 4-5 महीने पहले। आज उसकी कीमत 115 रुपए किलो है, जबकि 35 से लेके 40% तक फीड के अंदर। इसी तरह जितने अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन वगैरह, वो पाकिस्तान में कहीं नहीं बनते, वो सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर आते हैं। और फिर 6 महीने जिस तरह बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं हुई, बैरी जहाज़ नहीं आए, सामान लोगों का नहीं आया, कई वजूहात हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी बेइंतहा इजाफा हुआ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो ये अगर आप देखें तो 2010 में भी एक बार इसी तरीके से रेट बढ़ा था। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो मजहबी महीने हैं उनमें शादी ब्याह की जो है तकरीबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पे रजब और शहबान, इसलिए भी रेट बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई पीछे से। अच्छा, और अभी रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में कम हो जाती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, रमज़ान में कम। अब हुआ ये है कि जो 6-7 महीने शादियाँ रुकी हुई थी, आप सर्वे करवा के देख सकती हैं तमाम शादी हाल जो कराची में ख़ास तौर पर या हैदराबाद में बड़े शहरों में दोपहर में शादियां नहीं होती थी। अच्छा। अब दोपहर में भी शादी हो रही हैं, रात में भी उन्हीं हालों में हो रही हैं। और 10-12 साल से जो गली मोहल्लों में शादी होती थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी, अब वो भी हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो डिमांड बहुत बढ़ी है। तो लेकिन डोमेस्टिक जो डिमांड है वो मुर्गी की का रेट बेहतर होने से या ज़्यादा होने की वजह से वो ख़त्म हो गया है। अच्छा। आपको दुकानों पर मुर्गी नज़र आ रही है और वो सारी की सारी डोमेस्टिक है, क्योंकि हमारी जो सेल है वो रेस्टोरेंट से है। अच्छा। या शादी ब्याह से, जिसकी 60 से 70% शेयर जो हुआ है और 30% जो है ना वो डोमेस्टिक सेल है। अच्छा। अब वो डोमेस्टिक सेल खत्म हुई है तो आज से रेट कम होने शुरू हो गए और ये अगले 10-15 दिन में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और जब रमज़ान आएगा तो वापस नहीं, रमज़ान पहले 15 दिन जो है वो मुर्गी की सेल कम होती है। फिर मैं ये कहूँगा कि रेस्टोरेंट वगैरह नहीं चल रहे होते हैं, फिर ज़ाहिर है अफ्तार पार्टियाँ शुरू होती हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो अगर होगी तो रेट थोड़ा सा बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद फिर ईद है, फिर उसके बाद सफ़र वगैरह का महीना, उसमें भी शादी नहीं, महीनों से मशरूत कर दिया आपने। नहीं, महीनों से नहीं, ये आप खुद भी देख सकती हैं कि मजहबी जो हमारे यहाँ महीने हैं उनके अंदर वाकई शादियाँ बहुत होती हैं, मुहर्रम में कम होती है, सफ़र में कम होती है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, सदीक़ साहब एक और चीज़ समझाएं, कराची में सरकारी निर्खों पे नहीं मिल रही, लाहौर में मिल रही है? नहीं, कहीं नहीं मिल रही, कहीं पे सरकारी निर्खों पे नहीं मिल रही, कहीं पर नहीं। इसकी क्या वजह? सरकारी निर्ख कैसे मुकर्रर करेंगे, मुझे बताएं। एक शख्स उमरकोट से मुर्गी लेकर आ रहा है किसी फार्म पे से, वो वहाँ से अगर महंगी मुर्गी लेकर आ रहा है या उसको महंगी मुर्गी मिल रही है या बेहतर रेट की मुर्गी मिल रही है, वो लाके सस्ती कैसे बेचेगा ये? अच्छा, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पाकिस्तान के 3 बड़े शहर हैं, आप मुझे बता सकते हैं किस रेट पे मुर्गी मिल रही है? आज जो है मैं आपको बता दूं कि कराची में जो रात को मुर्गी आई है वो 278 रुपीज़ पर केजी जो है फार्म पे से आई, उसमें 16 रुपये जो है ना ऐड करके फिर उसकी रिटेल होती है। ये कराची हो गई, और ये जो तकरीबन सब पूरे मुल्क में एक ही जैसी पोजीशन है इस वक्त। ये 480 का कराची में मिल रहा है, आज कम हो गया, मैं आपसे कहूँ आज 470 पे आ जाना चाहिए इसको। अच्छा, 470 पर आ जाना चाहिए? नहीं होगा, आज होगा। अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि पता कि उन्होंने 480 का है, गलत है, 470 रुपये। 470। देखिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट होते हैं। आप अगर वो 480 रुपये कह रहे हैं, वो मुर्गी का गोश्त बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग कलेजी पोटा साथ शामिल करते हैं, उसमें चर्बी भी शामिल हो। देखिए ये दुकानदार के ऊपर है, आप किस एरिए से ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। अगर डिफेंस गए होंगे तो ज़रूर यही रेट होगा, अगर फेडरल भी गए होंगे तो रेट जो मैं बता रहा हूँ वो होगा, और शायद
इससे और भी कुछ ऐसे इलाके होंगे शायद वहाँ पे 450 भी बिक रही है, शायद वाली बात। तो ये जो डिफरेंट रेट्स पे हमें मिलती है एक ही शहर में मुख्तलिफ इलाकों पर, कहीं 450, कहीं 470, कहीं 480, तो ये क्या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि किस हद तक वो मतलब क्या चीज़ लेना चाहते हैं। क्या चीज़ लेना? आप बकरे का गोश्त लेने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं जी बिल्कुल इसको ये, पहले वो तोलता है उसके बाद अलग करता है। आप देखें ना कि 1 किलो में से 3 पाव गोश्त निकलता है, अगर उसकी कॉस्ट लगाए वो कॉस्ट तो नहीं लगा रहा। अच्छा। और इस तरीके से मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि पोल्ट्री के खिलाफ प्रोपोगंडा करके बहुत महंगी है। ऐसे लगता है कि बीफ और चिकन, उस बीफ और मटन को प्रमोट किया जाए। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं ना, ये हकीकत है। देखिए आवाम जब खरीदने जाएगी तो जिसको मुश्किल होगी वो तो हम आवाम तक पहुंचाएंगे या आपके सामने सवाल रखेंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब मुर्गी बहुत सस्ती बिक रही होती है या टमाटर बहुत सस्ता बिक रहा होता है या और बहुत सारी चीज़ें जब सस्ती बिक रही होती है जिनको रोका नहीं जा सकता फार्म के ऊपर, उस वक्त हमारा इंटरव्यू कोई नहीं करता, उस वक्त कुछ नहीं पूछता कि आपके हालात, लेकिन उस वक्त अवाम को आपके मुश्किल क्या है? घर की चीज़ें बिक जाती हैं। उस वक्त अवाम को मुश्किल नहीं, अवाम नहीं, जिनके घर की चीज़ें बिक जाती हैं, लॉसेज हो रहे होते हैं, वो फिर आप उनको भी मतलब है कोई तसल्ली तशफ़ी के लिए ज़रूर बुलाना चाहिए कि आज मुर्गी सस्ती है ताकि लोग कंज्यूमर जो है उसको खाए। अच्छा, वैसे हम डेली बेसिस पे रेट भी बताते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल करते हैं जी, मैं चूंकि तर्जुमान हूँ, आप आपके बहुत सारे देखते होंगे, लोगों आपको तो अंदाजा आपके होगा। नुमाइंदों से बिल्कुल बात होती रहती है। मेरे ऑफिस भी आए, बल्कि परसों भी मेरे घर पे इसका नाम क्या इंटरव्यू करके गए संडे वाले दिन। चले अब इस तरीके से अबू बकर साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हमने देखा शादी हॉल्स खुल गए हैं, शादियाँ हो रही हैं बड़े धूम धड़के से, जैसे कि सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि पहले सिर्फ रात को तकरीबात होती है, अब दिन में भी तकरीबात हो रही हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ पूछूंगी, कोविड के हवाले से जो SOPs की बड़ी बात की गई कि आपने उनको मद्देनजर रखना है, ऐसा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत ऐड करता चलूँ। मैं यकीनन आपको जो मैरिज हॉल एसोसिएशन के हवाले से आपने सवाल पूछा है, जो SOPs की आपने स्पेशली बात की है, उसका ज़रूर आंसर करूँगा। बट एज़ वेल एज़ मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त कैटरिंग एंड पकवान एसोसिएशन को, तो उस हवाले से भी आपको ज़रूर वजाहत दूंगा। SOPs को बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है, बट मीनवाइल थोड़ा सा हम इसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें डिफरेंट, जो हमारे जो गेस्ट आ रहे होते हैं वो समटाइम अडेयर नहीं कर रहे होते हैं। जो इंतज़ामिया है मैरिज हॉल्स की, वो पूरी कोशिश कर रही होती है अपने तौर पर कि मामलात को दुरुस्ती की तरफ ले जाया जाए, बट डिपेंड्स ऑन दी क्लाइंट्स कि वो किस हद तक उसको अडेयर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि शादियां हो रही हैं, शादियों में चिकन बड़ा खाया जाता है, लेकिन जब चिकन महंगा हो जाता है तो जो पार्टी आती है जो कहती है कि जी हमें मेन्यू में ये चीज़ें चाहिए, आप उन्हें किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि रोज़ाना के बुनियाद पे चिकन के रेट्स बदलते हैं और एरिया टू एरिया जो है ये मैटर करता है कि अच्छा DHA में क्या है या कोरंगी में क्या है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में क्या है, तो आप किस तरह से फिर डील करते हैं? मार्केट में इस वक्त जो अनसर्टिनिटी ड्यू टू चिकन रेट्स है वो हर जगह पर इम्पेक्ट हो रही है। मैं मेरे सीनियर मोहतरम सिद्दीकी साहब की बात से कुछ बातों से इख्तिलाफ भी रखता हूँ, लेकिन बहरहाल जो मुझसे सवाल किया गया उसके हवाले से अर्ज़ करूँगा कि पॉइंट ये है यहाँ पर कि वेरिएशन की वजह से आपने एरिया वाइज, जो सिद्दीकी साहब भी बिल्कुल इस बात को एग्री कर रहे हैं, मैं भी इस बात को एग्री करूँगा, एरिया वाइज जो डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पर कस्टमर की एडहेरेंस भी मैटर कर रही है। वो यकीनन किसी भी ऑफिस पकवान के या किचन पहुँचते हुए उसको पता होता है कि चिकन के रेट्स क्या चल रहे हैं अल्टीमेटली, तो उस बुनियाद पर चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं। हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो आजकल स्पेशली हो रहा है कि चूँकि चिकन के रेट्स जो बजट है उसको आउट कर रहे हैं, जो क्लाइंट का बजट होता है उससे आउट हो रहा है, और ई फिश इस वक्त दस्तरस में आई हुई है जस्ट ड्यू टू द वेदर ऑफ कराची। अच्छा, तो वो अल्टीमेटली हम भी आउट कर रहे हैं, हम अब सेलिंग कर रहे हैं उस बुनियाद पर। मतलब आप ये कहते हैं आने वालों को कि चिकन ना लें, आप मछली पे चले जाएं? ना ले नहीं, हाँ। जब वो सामने से अपने एक्सपीरियंस उसके जो एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं कि जनाब ये चिकन के रेट्स इतना हाई फाई हो गए, ये कैसे मेरी बजट में नहीं आ रहा, फिर आप कहते होंगे भाइयों वाला मशवरा है। एज ए सजेशन ऑब्वियसली कि यहाँ पर ये रेट्स भी साथ में वेरी कर रहे हैं। आप चिकन बारबेक्यू में जा रहे हैं, फ्राई में जा रहे हैं, तो आप यही काम फिश के साथ भी कर सकते हैं जो कम रेट्स पर इस वक्त मौजूद है, अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ये अल्टीमेटली ओवरऑल मार्केट में इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ये सबके लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ कारोबारी हवाले से नहीं। अभी जो मामलात हैं वो एक आम आदमी की भी दस्तरस से बाहर हैं। अभी आपने सवाल पूछा था सिद्दीकी साहब से, तो वो कमोबेश बेइंतहा मुश्किल हो गया है। वाइस वर्सा बात करूँगा, सिद्दीकी साहब ने जब बात की कि वो जो कारोबारी जो बैठा हुआ है, जब वो सस्ती बेच रहा होता है मुर्गी, तो उससे घर का सामान बिक रहा होता है, उसके लिए कितनी परेशानी होती है, बिल्कुल एग्री करूँगा, इसमें दो राय नहीं है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ख़रीदार है उसका कारोबार नहीं है, वो बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है। उसके घर में अगर
इसमें इनका कसूर नहीं है, माज़रत चाहता हूँ सिद्दीकी साहब, आपका कसूर नहीं है। गवर्नमेंट का जो भी बात थी वो उससे मुंसलिक है कि अगर उसके पास एक हफ्ते में एक दफ़ा चिकन बनाने का ऑप्शन था तो शायद अब वो भी नहीं रहा उसके पास। और इसमें यकीनन मैं गवर्नमेंट को ही जो रेट्स उनके पास हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? गवर्नमेंट के एंड पर आ रही है वो चीज़ कि उसको अपनी रेट कायम करें। कमिश्नर साहब, ये जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ये बात जा रही है कि आप सिर्फ बयान देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना मानना, ये मैं ना मानूं वाली सिचुएशन है जो पिछले दिनों हमने आप लोगों के थ्रू चैनल्स पर देखा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को। आप एक शॉप पर या किसी एक जगह पर जाकर भी अगर उस चीज़ को खड़े होकर वहाँ पर बात कर लें तो सामने आ जाएगा, आपके भी तो नुमाइंदे जा रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन दे रहे हैं कि वो चिकन वाला क्या बता रहे, रीज़न भी दे रहा है साथ में, वो गलत नहीं है क्योंकि उसके पास उस रेट में पहुँच रही है वो चीज़। बैक एंड पर क्या रीजंस हैं वो सिद्दीकी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी तो होते हैं ना, रेट लिख देते कुछ और हैं, सिद्दीकी साहब बेचते कुछ और हैं और जो मुनाफा है वो जेब में चला जाता है, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। हम मेरे तो जो साथी एंकर उन्होंने तो बाकायदा वीडियो भी बनाई थी कि लिखा हुआ कुछ और था, सेल कुछ और कर रहे थे। तो जो अबू बकर साहब कह रहे हैं, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूँ और आपको बताया कि बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, अगर हम बिल्कुल ही सही हो जाएं तो बहुत सारे काम बहुत बेहतर हो जाएं। जिस तरह ने कहा कि गवर्नमेंट की रेट वाली बात है, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि शक्करचारी कल मुर्गी जो है वो मुल्तान से भी आई है। आपको हैरत होगी, जब से ये मोटरवे वगैरह बने तो जहाँ शॉर्टेज होती है, जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि कराची के अंदर मैं आपको एक और तस्वीर कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक मुर्गी डेली बुनियादों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की मार्केट में आती है। आप इस तरह ले लें कि इसको 1.25 करोड़ के करीब केजी मीट जो है ना, ये चिकन खाया जाता है। जिस तरह अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी इसका बाइकआउट किया जाए, इसका बाइकआउट करके देखा जा सकता है, लेकिन बीफ का गोश्त जो है वो आपको 2000, मैंने कल 750 रुपये किलो ख़रीदा है। और जी बीफ का, बग़ैर इसका नाम क्या हड्डी के, मैं तसी हर बात की करूँगा। और कल की जो पोजीशन थी 1300 रुपये लेके 1390 रुपये। भाई ने अच्छी बात की कि फ़िश की तरफ चले जाए, फ़िश का सालन नहीं बन सकता शादी ब्याह में, और जब तली जाती है तो फ़िश 1 किलो एक आदमी खाता है, और जब फ़िश को अगर 200 रुपये किलो भी लिया जा रहा है तो वो भी 400 से कम नहीं होती, 50% वेस्टेज भी है उसकी। तमाम सब्जियों को ले लिया जाए, बड़ी माजरत के साथ आपसे खान जी, कि सब्जियों को भी आप ले लें तो हर सब्जी के अंदर 20% से लेके 50% तक का वो है। इस साल करेला जो है वो इसका नाम क्या 400 रुपये किलो बिक गया। अच्छा। लेकिन हम 1 मिनट अगर हम देखें, केला 15 रुपये दर्जन मानसरा में जाके बिक गया, और उसकी प्रोडक्शन जो हो रही है, इसका नाम क्या, वो नवाब शाह मौरी, उस बेचारे के पास तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी पूरे नहीं होते। हम उनका इसी तरीके से, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, इसी तरीके से आप देख लें कि टमाटर 300 रुपये भी बिका और 100 रुपये के 4 किलो भी बिक रहे गली मोहल्लों में। और वहाँ पर क्या पोजीशन है मंडी में, और जो बेचारा लेकर आया ठट्टा से, और उसकी वो इसी तरह पोल्ट्री से भी। जो सरकारी निर्ख तय होते हैं उस पे चीजें क्यों नहीं? मैडम ये सरकार से आप पूछेंगी तो हम तो सरकार को क्या कहेंगे। अच्छा। नहीं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए आज भी उन्होंने जो रेट दिया है, जो बेचारा लेकर आया, मैंने शुरू में ही कहा 282 रुपए का, अगर वो या 278 रुपए का, ये सब जो भी उसका रेट है, वहां से लेकर आया वो 238 रुपए में कैसे बेच रहा होगा? लॉस तो नहीं करेगा। फाइन करेंगे, जब फाइन करेंगे तो जो आपने बात कही है वो फिर वही होगा। ठीक है, अबू बकर साहब एक लास्ट जरा कमेंट दे दें कि अगर चिकन महंगा है तो लोग आके ये कहते हैं, या आप उन्हें ये बरादराना मशवरा देते हैं कि चले चिकन नहीं तो बीफ बिरयानी कर लें, लेकिन बीफ भी महंगी है, तो फिर क्या फिश बिरयानी की तरफ अब लोग जाएं? नहीं, मैं इसका बड़ा आसान आपको बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है। पॉइंट ये है कि अगर 10,000 रुपये की एक मिसाल के तौर पर देख चिकन की इस वक्त पड़ रही है तो 12,000 में बीफ की है, तो ये आप सेलिंग कह लें आप इसको, या ऑप्शन के तौर पर। और हमारे साथ साथ ये सामने जो क्लाइंट बैठा होता है उसका भी दिमाग बन रहा होता है ऑटोमेटिकली। ये चूँकि मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, आप इसको कारोबारी लेवल पे ले रही हैं, कारोबार तो बहुत बाद में आ रहा है, पहले घर की हद तक आ रही है चीज़। बिल्कुल ऐसा ये स्टार्ट इनिशिएट वहीं से हो रहा है जब आप पूरे मंथ का बजट कर रहे होते हैं, वीकली बजट कर रहे होते हैं, डेली बजट देख रहे होते हैं, तो घर की जो एक हांडी है ना, बात वहाँ से शुरू हो रही है। ऐसा ही है, बात ये बड़े बल्क में ना जाए, बात वहाँ से शुरू हो रही है कि वो वहाँ से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, चाहे वो करेला हो, चाहे सब्जी हो, टमाटो, या दाल हो ना, क्योंकि मिडिल क्लास भी अब दाल की तरफ जाना शुरू हो गई। मजबूरी है, महंगाई इस जगह पर खड़ी हुई है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी इस वक्त हर्ट हो गई है, तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। और अल्टीमेटली हम मजबूर भी कह सकते हैं आप, लेकिन जो अच्छा ऑप्शन है हमें नज़र आ रहे हैं कि वेल ऑफ है, और जहाँ तक वो अगर इंक्रीज़ कर सकते हैं बजट, ये ज़बरदस्ती नहीं होती, ऑब्वियसली ऑप्शन के तौर पर बात हो रही होती है कि ये डिफरेंस आ रहा है, तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि जनाब ये डिफरेंस है तो ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो दे कैन ऑफर, और अदरवाइज वो कहते हैं नहीं जी चिकन पे कर दें। बट अगेन चिकन की क्वालिटी भी इस वक्त मैटर करती है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल मैटर करिए कि वो जो साइज़ का जो आपने जहाँ से बात शुरू की थी ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें टेक्निकली डिफरेंट हैं,
सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बट चूँकि टेक्निकली मैं चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, वो मुझसे ज़्यादा सीनियर इस मामले में, लेकिन बहरहाल साइज़ और क्वालिटी का इस वक्त डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली सिर्फ हमारे एंड पर नहीं है, जो घरों के लिए भी चीज़ जा रही है वहाँ तक की भी हमारे पास फीडबैक्स मौजूद हैं, हम भी खुद लेके जा रहे होते हैं, तो वो डिफरेंस आ रहा है वहाँ पर। वो सिद्दीकी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो फीड से रिलेटेड चीज़ है कि वो क्यों उसमें डिफरेंस आ रही है, या मे भी शायद पंजाब की तरफ से एक चीज़ हम तक राउट हो रही है, तो वो डिफरेंस तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं ना कि बासी मुर्गी दे दी है, पता नहीं क्या किया है। तो सिद्दीकी साहब ये जो अवाम है ना, फिर अवाम को समझाने की जरूरत ये है कि भैया आप ये करो कि दाल रोटी पे मुनहसर कर लो, चाहे मिडिल क्लास है या किसी भी क्लास से आप ताल्लुक रख रहे हैं, उनके लिए दाल भी 400 रुपए किलो है। मुझे 1 मिनट देंगी बस? सिर्फ दाल भी 400 रुपए किलो है। जो गवर्नमेंट के काम करने के हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा लैब बनाएं, R&D के ऊपर काम होना चाहिए, और डिजीज़ फ्री जो है, मैं फिर कहूँगा डिजीज़ फ्री फ्लॉक पलने चाहिए, मुर्गी को डिजीज़ फ्री पलना चाहिए, जो पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया। दुनिया ने रानी खेत की बीमारी जो है वो ख़त्म हो गई है और हमारे पास मौजूद है। आज भी हम रानी खेत में फंसे हुए, और उसी की वजह से जो मैंने शुरू में ही बताया कि इस वक्त जो 10 से 15% प्रोडक्शन कम हुई है, उसकी भी वजह ये। लेकिन ये सारा डिमांड और सप्लाई पर, जिस तरह भाई ने कहा कि अब ज़ाहिर है डोमेस्टिक जो कंजम्पशन थी वो ख़त्म होती जा रही है। 4 रुपये आज कम हुए लाइव बर्ड के ऊपर, 10 रुपए के करीब गोश्त पे कम हो जाएंगे। जो नहीं कर रहा वो ज्यादती कर रहा है, वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोगों का मतलब है बिल्कुल घेराव भी होना चाहिए। ऐसे लोगों की पकड़ जरूर होनी चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए कि वो सिर्फ नहीं बल्कि उस पर अमल भी हो। सिद्दीकी साहब में से मौजूद है, अबू बकर खान जी में से मौजूद है, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। अब एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि डॉलर कमज़ोर हो गया है। डॉलर का जवाल बदस्तूर जारी है, लेकिन इसको समझने के लिए डॉलर का माजी करीब में उतार चढ़ाव जो रहा है उसको देखना, उस पर बात करना ज़रूरी है। नवंबर 2017 तक अमरीकी डॉलर 104 रुपये के लगभग था। ये मुसलसल कर्जों की आमद के जरिए मुस्तहकम था। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत जब ख़त्म हुआ तो अमरीकी डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हुआ। मसनूई तौर पर करेंसी को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में डॉलर फरोख करने के लिए सियासी चालों, कमीशन पर मबनी मंसूबों, कर्जों के जरिए जो बबल तख्लीक किया गया था वो वापस आ रहा था जब अदायगी करीब आ रही थी। पाकिस्तान के पास इन कर्जों के बढ़ते हुए मफादात और किस्तों की अदायगी के लिए रकम ही मौजूद नहीं थी। बरामदात में कोई इजाफा न होने से गैर मुल्की ज़खायर ख़त्म हो रहे थे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका था। जुलाई 2018 में डॉलर 127 रुपये का हो गया। फिर इमरान खान आए, लेकिन उनके पास अरबों डॉलर नहीं थे। पाकिस्तान के पास कर्ज अदा करने के लिए दोस्त मुमालिक से रकम तलब करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। आज हम देखते हैं कि अमरीकी डॉलर एक बार फिर से नीचे आ रहा है। इस बार इसकी वजह बढ़ती हुई बरामदात, बढ़ती हुई पैदावार, बढ़ते हुए करंट अकाउंट से ज़ायद और ज़र मुबादला के ज़खायर बताए जा रहे हैं। तो जनाब एक अच्छी खबर है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिन पर काम हो रहा है और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि जब हम बात करते थे कोविड की कि दुनिया भर की मईशतें, बड़े बड़े ममालिक की मईशतें तबाह हुई, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला। मज़ीद बात करने के लिए, इस मामले को मज़ीद समझने के लिए माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मुज़म्मिल साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। डॉलर का कमज़ोर होना और रुपए का तगड़ा होना, क्या कहेंगे आप? ये कितनी अच्छी खबर है और इस चीज़ से कितना फ़ायदा हो सकता है, या आने वाले वक्त में कितनी बेहतरी आई जा सकती है? देखें, आपने बड़ा तफसील से बताया कि और वहाँ से शुरू किया कि जब रुपए की कदर काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम थी, लेकिन वो मुस्तहकम क्यों थी वो भी आपने बता दिया कि मसनूई थी। हमेशा से मैं जो है लोगों को यही कहता हूँ और आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम रुपया हमारा कितना मजबूत है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी ना आए। वॉलेटिलिटी से मतलब ये कि एक जो है उसमें अदम एतमाद या अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं वो ना हो कि कभी 4 रुपये 6 रुपये ऊपर जा रहा है, कभी 6 रुपये नीचे आ रहा है। जो भी चीज़ हो इकोनॉमिक हालात के हिसाब से जो है वो उसकी मूवमेंट जो है ग्रेजुअल हो। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जब मौसम तब्दील होता है तो हम अपने लिबास को भी तब्दील करते हैं। अगर गर्मियाँ होती हैं तो हम गर्मी के हिसाब से लिबास पहनते हैं।
अगर सर्दियां होती हैं तो फिर हम सर्दी के हिसाब से लिबास पहनते हैं। और अल्लाह ताला ने कभी ऐसा नहीं किया कि रात जो है एकदम ठंड कर दें और सुबह जो है एकदम गर्मी कर दें। अल्लाह ताला जब गर्मी का मौसम सर्दी की तरफ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी कम होती है और फिर एकदम सर्दी शुरू होती है, और फिर जब सर्दी शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता से लेके बहुत ज्यादा सर्दी होती है और फिर जो है कम होती है गर्मी। इसी तरीके से माशी हालात जो हैं वो ऊपर नीचे और रोजाना की बेसिस पे उसमें जो है उसके मौसम में तब्दीली आती है। तो अगर आप रुपए को एक जगह खड़ा कर देंगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे तो उससे जो है एक बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा होता है आपकी मईशत को, और वो नुकसान जो है फिर एकदम हमने देखते हैं कि वो फटता है। जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत जब खत्म हुई थी, नवाज शरीफ साहब की, तो एकदम हमें रुपए की कदर में गिरावट करनी पड़ी। बिल्कुल मुजम्मिल साहब, मैं यही चीज आपसे पूछना चाहती थी कि जब नवाज दौरे हुकूमत था तो हमने देखा था कि सागजार साहब ने, अगर मैं ये कहूँ कि बड़े फेक तरीके से डॉलर को नीचे रखा हुआ था, और जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट आती है हम देखते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली आई और फिर उस वक्त के जो मुश्किल फैसले थे, अब ये कहना हमारे लिए आसान है कि उनका रिजल्ट अब हमें मिल रहा है। जी, अब वो जो है वो एक बहुत कड़वी गोली थी, वो ले ली। पहला साल या तीसरा साल है, पहले साल के बाद से 2 साल से रुपए की कदर में इस्तेहकाम है। लेकिन ये इस्तेहकाम भी जिस तरह मैंने आपको बताया मौसम के तरीके से, अगर जब थोड़ा सा हमें डॉलरों की जरूरत होती है तो रुपए की कदर हमने देखा कि 160 61 तक चली जाती है, और फिर उसके बाद जो है क्योंकि जब वहां चली जाती है तो आपकी मईशत अपने हिसाब से फिर मजबूत होती है जो होती है। जब ज्यादा डॉलर आते हैं तो हमने देखा कि वापस डॉलर जो है 157 की रेंज में आ गया। तो आप डॉलर एक जगह खड़ा हुआ नहीं है। तो अच्छा, इसमें लोगों को भी फैसला करने की आसानी हो जाती है कि बाज लोग जो हैं, अब आप देखें कि पहले हम डॉलर हर वक्त रखते थे, अब लोगों के अंदर तलब खत्म हो गई है डॉलर लेने की कि यार अब हम क्या डॉलर लें, इससे बेहतर है कि सरमायाकारी करें उस पैसे से पाकिस्तान में। तो वो जो है अब वो उससे तलब भी खत्म होगी। पहले क्या होता था कि इशारे मिल जाते थे कि अभी आप रखें 6 महीने बाद हालात खराब होंगे तो 10 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, 20 रुपए बढ़ जाएगी। तो लोग जो है ना वो क्या करते थे कि उसकी जखीरा अंदोजी करके रखते थे। अब हर एक को पता है कि डॉलर में जो है हालात के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, तो अब जो है लोग उससे जो है थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे हैं इस पहले के मुकाबले। अच्छा, और मुजम्मिल साहब, जैसे कि हम डॉलर की कमजोरी की जब बात करते हैं तो फिर आपकी नज़र में रुपए का फ्यूचर क्या है? लॉन्ग टर्म पे नहीं जाते, शॉर्ट टर्म पे बात कर लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में रुपया जो है इतना ही मुस्तहकम या तगड़ा मजीद होगा या जो है वही रहेगा? देखें, रुपए की कदर जो है 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। जिन ममालिक से आप तिजारत करते हैं, अगर आपकी महंगाई उनसे ज्यादा है तो आपकी रुपए की कदर गिरेगी, ठीक है। और अगर जिन ममालिक से आप तिजारत करते हैं, अगर वो आपको ज्यादा बरामद कर रहे हैं और आप उनसे ज्यादा दरामद कर रहे हैं, तब भी आपकी रुपए की कदर गिरेगी। तो उसके लिए जरूरी ये कि आपको अपने ये 2 चीजों को, अगर आपने रुपए की कदर को मुस्तहकम रखना है तो अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं। जब पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो ना सिर्फ आपके पास बरामदात करने के लिए चीजें होंगी, बल्कि मुल्क में भी जो है वाफिर मिकदार में चीजें अवेलेबल होगी, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत बुनियादी एक जिसे कहते हैं कि असूल है रुपए की कदर को जांचने का। अच्छा। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में कई सालों से, बल्कि जब से मैंने मईशत कवर करना शुरू की है, हमारी जो पैदावारी सलाहियत जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो बैलेंस है दरामद की तरफ ज्यादा है, बरामद की तरफ कम है। जब हम ज्यादा दरामद करेंगे तो इसका मतलब ये कि हमें ज्यादा डॉलर बार पे करने हैं, और अगर हम ज्यादा डॉलर पे करेंगे तो एक तरीका आप कर्जा लेके कर रहे हैं, या दूसरा फिर आपकी रुपए की कदर एकदम गिरेगी। तो ये हालात हैं। तो अगर हम ये सारे समझ रहे हैं कि ये हुकूमत अब आ गई है और डॉलर की कीमत मुस्तहकम पे मुस्तहकम होती रहेगी, ये ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर हमारी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी, पैदावारी सलाहियत पे ये हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए और इंसेंटिव दे रही है, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक लास्ट में कमेंट दे दें कि अगर बहुत सारे लोगों ने अपने पास डॉलर रखे हुए हैं सेविंग पॉइंट के हिसाब से, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अब वो मजीद इस तरह की सेविंग ना रखे, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि तलब कम हो गई है, खदशात बढ़ चुके हैं। देखिए, अगर वो अपने डॉलर को रखते हैं और बैंक में रखते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, मिसाल है। और अगर वही पैसे को बैंक में रुपए में करके रखते हैं तो उन्हें 7% की खरीद मिल जाता है,
160 का भी अगर डॉलर लें उसका 7% 10 रुपये होता है, यानी कि अगले साल अगर वो डॉलर को चेंज करा लेंगे तो उनके वो 160 170 हो जाएंगे, और डॉलर अगर रखते हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा उसका सरमाया। तो ये फैसला लोगों का है कि उन्होंने किस तरह करना है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमें जो थे रहनुमाई कर रहे थे। यकीनन लोगों की समझ में अब आसानी से चीज़ें आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जब हम समझ की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बताई जाए, तो ये बेहतर चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है या अगर है और आपकी पहुँच से दूर है तो आपने उसका मुतबादिल कैसे तलाश करना है या मुतबादिल उसका क्या हो सकता है। मैं दोबारा से चिकन की बात कर लेती हूँ। चिकन हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है ख़रीदना, हफ्ते में एक बार इसको खाना, और ख़दशा ये कि कीमतें मज़ीद ऊपर जाएंगी, क्योंकि जैसा कि अभी कुछ देर पहले सिद्दीकी साहब गुफ्तगू भी कर रहे थे कि जैसे जैसे रमज़ान का महीना आ जाए या रजब का या शबान का, तो इन इस्लामिक महीनों में चिकन की कीमतें क्योंकि फ़रोख्त ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम ग़ज़ा में प्रोटीन की ज़रूरियात को फिर कैसे पूरा करेंगे अगर चिकन हमारी पहुँच में नहीं रहेगा। बच्चों को क्या खिलाएंगे, उनका जो प्रोटीन है वो किस तरह से पूरा हो सकता है। इसी चीज़ को समझने के लिए सहर जावेद चावला माहिर ग़ज़ायात हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझ लेते हैं कि अगर चिकन नहीं है तो फिर प्रोटीन की ज़रूरियात को किस तरह से पूरा किया जाएगा। सहर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अवाम ये समझ रही है कि अगर चिकन आपकी पहुंच से दूर हो गया है तो हम और मुझ समेत बहुत सारे लोग, बहुत सारी माएँ ये जानना चाहती हैं कि वो क्या चीज़ है कि चिकन नहीं है तो कुछ और खा लें, प्रोटीन अपना पूरा कर लें। Assalamu alaikum ji, thank you so much for having me here again. I am so glad कि समा टीवी they always bring up very intelligent topics, क्योंकि मैं भी ना अपने क्लाइंट्स के मुंह से सुनती हूँ कि अगर हम चिकन नहीं लेंगे तो हम प्रोटीन कैसे लेंगे। तो किसने आपको कहा है कि जो प्रोटीन है वो सिर्फ चिकन में प्रेजेंट होता है। एक चीज होती है नाजरीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो कि आपके पास वीगन वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रेजेंट है, वो सोर्सेज जो कि आपके पास मीट से नहीं आते हैं, जिसमें आपके पास सबसे बेहतरीन सोर्स दालें आ जाती हैं। दालें आर लोडेड विद प्रोटीन्स, उनमें कोई सैचुरेटेड फैट, कोई बैड फैट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इफ वी ट्राई टू कंज्यूम चिकन, वी ट्राई टू कंज्यूम मीट, हम कोशिश करेंगे हम स्किन के बगैर लें या हम उसका ज्यादा फैट कंटेंट जो है ना लें। दालों में आपके पास फाइबर भी होता है, आपके हाजमे के लिए भी अच्छे हैं, या आपके पास प्रोटीन कंटेंट में भी हाई होती हैं, और इसके अलावा जो है इसमें आपके पास फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, सैचुरेटेड फैट होता ही नहीं। और जो चने हैं आपके पास, चना चाट अगर आप डेली खाते हैं तो आप इतना रिच सोर्स ले रहे हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। और एक चीज है हमारे पास जो कंपैरेटिवली अभी भी सस्ती है, क्योंकि आप महंगी सस्ते की बात कर रहे थे और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पास, हमारी मेजोरिटी के लिए। अंडे जो है आपके पास, अंडे इज अ कंप्लीट एंड इज द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन अवेलेबल, और वो इतने महंगे भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को 2 अंडे रोज देते हैं, अंडों में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड वो जुज़ होता है जिससे आपका प्रोटीन बनता है। 9 होते हैं ये नंबर में, और ये 9 के 9 और सहर अगर हम ये कहें कि मुर्गी तो महंगी और साथ में अंडे भी महंगे कर दिए तो फिर क्या है? कंपैरेटिवली बेशक महंगे कर दिए, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली क्योंकि आप महंगे और सस्ते की बात करी तो उससे सस्ते। और दूध जो है आपके पास, इफ यू कैन गेट अच्छा ग्रास फेड ऑर्गेनिक दूध, ये आपके पास कंप्लीट प्रोटीन है। इनफैक्ट जिन बच्चों की उम्र बढ़ रही है, दूध को ऐसे मेरे अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ लेक्चर हुआ था तो मैंने उनको बताया था कि जो एथलीट्स होते हैं वो उसको एज अ स्पोर्ट्स ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो दूध होता है वो आपका वर्जिश के बाद, एक्सरसाइज के बाद, वर्कआउट एक्सर्शन के बाद, जैसे बच्चों की एक्सर्शन बहुत ज्यादा होती है, उनके मसल के वेयर टेयर, उसके डैमेज को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आपके पास ये जितने भी ग्रेन्स होते हैं आपके पास, जो आपके पास किनवा ग्रेन्स होते हैं, ये आपके पास बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप सोया दाल, सोयाबीन आप लेते हैं, उससे मैं आपको बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाने का तरीका बताती हूँ। सोया बीन्स 1 कप को आप रात पानी में सोक करें, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ के आप उसको प्रेशर कुकर में रखें, आधे कप पानी में पकाएं, 1 सीटी बजने दें, उसको निकालें, उसको मलमल के कपड़े में भिगोएं, एक बोरी में डाल के 4 से 5 दिन तक अंधेरे कोने में रखें। ये फर्मेंट हो जाएगा, और फर्मेंट होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सोयाबीन का, उसको टेम्पे कहते हैं। इसका नटी फ्लेवर होता है, इसका क्रंची फ्लेवर होता है, इसको आप बिल्कुल मीट की तरह ट्रीट करें, इसको ग्रिल करें, बेक करें। इसमें सिर्फ आपके पास 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन होता है। ये एनिमल प्रोटीन को भी मात दे सकते हैं, लेस देन 200 कैलोरीज होता है। डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जितने लोगों को इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है वो इसको कंज्यूम करें, इस रेसिपी को, क्योंकि इसका प्रोबायोटिक कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा हाई है। कोई फैट नहीं है इसमें, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें,
और अगर आपके पास ऑर्गेनिक दूध है, सोया मिल्क है, उसका पनीर बना सकते हैं जिसको आप टोफू कहते हैं। ये अगेन प्रोबायोटिक है। घर में आप जो है बच्चों को आप बर्गर पैटी बना के दें। आप कॉलीफ्लावर जो है, जो आपके पास फूल गोभी है, आप कॉलीफ्लावर राइस बनाएं। मटर आपके पास प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसको कबाब में डाल सकते हैं। बीच में आपके टोफू डाल सकते हैं। आप चुकंदर, बीटरूट, यानी ये मुतबादिल जरा है ना सैर। और अगर हम उस चिकन पे आ जाएं जो कि फ्रोजन फूड है, जैसे हमारे नगेट्स हो गए या बर्गर पैटी की जैसे अभी आपने बात की, तो बहुत सारी माएँ ऐसी है कि कहती हैं कि अच्छा मार्केट में अगर महंगा मिल रहा है तो बहुत सारे ब्रांड्स ने वैसी चीजें इंट्रोड्यूस करा देंगे, घर लो फौरन से फ्राई करो आपने बच्चों को दो। क्या वो बच्चों के लिए वो प्रोटीन का जरिया सही है या नहीं? सरासर गलत। मैं इस बात को लेके वोकल हूँ और इंशाल्लाह ताहयात वोकल रहूंगी कि ये सब चीजों की जो मार्केटिंग है ये बिल्कुल गलत है। इसमें जीएमओज हैं, ठीक है, ये सारे पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें ट्रांस फैट्स हैं, वो फैट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। आपके चैनल के साथ में ट्रांस फैट्स पर भी एक सेगमेंट कर चुकी हूँ। और जो इसमें प्रोटीन है वो ऑर्गेनिक, वो चिकन, वो ग्रास फेड चिकन रेस्ड है ही नहीं है। तो ये आपके बच्चों की सेहत के लिए, ये आप अपने आप को डिल्यूट करें कि मैं अपने बच्चे को हेल्दी प्रोटीन दे रही हूँ। ये प्रोडक्ट्स लाने की आपको घर में बिल्कुल जरूरत नहीं है। उससे अच्छा है कि आप घर में बच्चों को जो मटर है, जो कॉलीफ्लावर है, जो आपके पास टोफू है, जो आपके पास ग्रेन्स है, उनकी पैटीज बना के दें। इंटेलिजेंटली उसको कुक करें आप और उसको आप घर की बनाई हुई ब्रेड में दें या मल्टीग्रेन ब्रेड में दें। खुदा के लिए अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट्स खिला के उनको डल, लेजी, फैट मत करें। अच्छा सहर, एक और चीज़ ज़रा मुझे समझाएं। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि जो सब्जियों को फ्रीज़ कर देती हैं, जैसे मटर को, गाजरों को काट के छील के फ्रीज़ करती है और जब ज़रूरत पड़ी निकाला और जनाब उसको फिर खाना बना लिया, सालन बना लिए, कुछ भी बच्चों को दे दिए बॉयल करके। ये भी सही है या ये भी गलत है? आपको फ्रेश सब्जी ही लेकर आनी चाहिए तब भी इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डिफरेंट सब्जियों की डिफरेंट शेल्फ लाइफ होती है। जैसे आपके पास जो मटर होता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं लेट्स की बात करूंगी तो उसकी शेल्फ लाइफ कम है। अगर आप मटर फ्रीज कर रही हैं तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी फ्रीज कर रही हैं, बेशक आप 2 महीने फ्रीज करें, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट्स फ्रीज कर रही हैं तो आप इतना इंटेलिजेंट काम नहीं कर रही हैं। अगर आप शकरकंदी फ्रीज कर रही हैं तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा, मतलब ये मुख्तलिफ सब्जियां हैं जो कि फ्रीज़ करने के हवाले से अपना अपना एक टाइम रखती हैं, अपनी अपनी उनकी एक उम्र है, अपनी अपनी उनकी एक एज है कि इस टाइम के से ज़्यादा अगर आप सब्जियों को या किसी भी चीज़ को फ्रीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात चिकन की करते हैं तो चिकन जो है वो जब आवाम की पहुंच से दूर होता है, तो सहर हमारे साथ मौजूद है, वो हमें मुख्तलिफ तरीके भी बता रही हैं कि किन किन ज़रिए को इस्तेमाल करके हम बच्चे की या फिर अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। क्योंकि अगर महंगाई है तो महंगाई के इस दौर में यकीनन कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा ज़रूर निकलेगा जो कि सस्ता भी होगा, खस्ता भी होगा, आवाम की पहुँच में भी होगा और शायद हमारे घरों के किचन में भी मौजूद होगा। सहर से हमारा राबता दोबारा से बहाल हो गया। सहर, मुझे ये बताएं कि जैसे हम सब्जियों की बात कर रहे थे कि जनाब सब्जियां जो हैं उनकी अपनी एक उम्र होती है, हर सब्जी की एक अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि घरों में पैटी बना के सेव कर लेती हैं, जैसे कि कबाब वगैरह हैं, तो इससे प्रोटीन का जो ज़रिया है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या फिर वो उतना ही रहता है? जो आपके पास गोश्त होता है, जो मीट होता है, उसको आप 2 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। उसकी शेल्फ लाइफ होती है, वो इक्वली न्यूट्रिशियस रहता है और वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, गोश्त का आप मुझे ये बता रही हैं, बीफ और मटन दोनों है? बीफ, चिकन, तीनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप चिकन की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो जनाब ये चिकन है, अगर आप उसको उसकी लिमिट से ज़्यादा फ्रीज़ करेंगे तो यकीनन वो अपना प्रोटीन खो देगी। लेकिन फिर से अगेन वही बात कि महंगाई के इस दौर में जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, जब हम बात करते हैं कि आपने बच्चों की ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है, तो उसके मुख्तलिफ तरीके सहर हमें समझा रही है। सहर हमारे साथ मौजूद थी, बेहद शुक्रिया। जितनी माशाल्लाह प्यारी आप हैं उतनी प्यारी आप हमारे साथ गुफ्तगू कर। उम्मीद है कि बहुत सारी माएँ जो कि परेशान होती है इस लिहाज से कि अच्छा आज तो चिकन महंगा मिला, बच्चे की प्रोटीन कैसे पूरी करनी है, तो वो ऐसे कर सकती हैं। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा सैर सपाटे कर रहे हैं। सयाहों की जन्नत समझा जाता है मालम जब्बा को, जहां पर मैराथन का मैदान सजा है। दुश्वार और पथरीले ट्रैक पर सबकत ले जाने की दौड़ हुई और इसरार अहमद ने 42 किलोमीटर रेस का मैदान मारा है। सैयद शहाबुद्दीन ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको ये खूबसूरत सी रिपोर्ट दिखाते हैं। फलकबोस पहाड़ों की वादी मालम जब्बा, सतह समंदर से 9,200 फीट की बुलंदी पर रेस। पथरीले ट्रैक पर सबकत की दौड़।
इसरार अहमद 42 किलोमीटर रेस का फातेह रहा। 21 किलोमीटर की मैराथन शेर खान ने अपने नाम की। 10 किलोमीटर का मुकाबला सुहेल आमिर ने जीत लिया। 5 किलोमीटर फासले की दौड़ में फैजान ने सबको पीछे छोड़ दिया। मौसीकी का भी खूब तड़का लगा। मंचलों ने भंगड़े डालकर माहौल को गरमाए रखा। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन की है, उसमें सेकंड प्राइज ली है और रेस बहुत अच्छी हुई है। इस तरह के हेल्दी कंपटीशन हमारे मुल्क में होने चाहिए। ये वैली में रेस थी और बहुत ज़बरदस्त रेस हुई है, बहुत मज़ा आया। मैं बहुत खुश थी कि मेरे अलावा भी और औरतें थी जो कि इस रेस के अंदर शामिल हुई और मेरा तो यही पैगाम है कि प्लीज़ एवरीवन पार्टिसिपेट मोर, women स्पेशली, बिकॉज you do have a skill, you do have the power, you can do it. मैंने 5 किलोमीटर वाला ट्रैक किया और बहुत मुश्किल था, काफ़ी स्टीप भी था, लेकिन इतना प्यारा था कि हमें बहुत मज़ा आया। मेरे साथ मेरी और दोस्तें भी आई हैं और बच्चे, बड़े, लड़कियां, सब लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ के। सयाह हसीन नज़ारों में खोए रहे, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते रहे, यादगार लम्हात कैमरे में महफूज करते रहे। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन समा, मालम जब्बा, सवाल। तो ये मैराथन और इसके मज़े और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लड़कियां अब हमें आगे नज़र आ रही हैं, स्पेशली लाहौर की जो लड़कियां हैं। पार्कोर का खेल पाकिस्तान में शहर शहर मकबूल हो रहा है और अब लड़कियां भी इसे सीख रही हैं। सेकंड्स में रुकावटों को अबूर करना और ख़ुद को मजबूत बनाने का अज़्म लिए लाहौरी कुड़ियाँ पार्कोर से फ़ायदा उठा रही हैं और रस्सी से ऊपर चढ़ना, फिर बैक फ्लिप करना, ये सब इन कुड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। देखने में तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन सलाम है लड़कियों को जो ये सीखती हैं और फिर कर भी रही हैं। वीसी पाकिस्तान पार्कोर एसोसिएशन फातिमा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये इतनी हिम्मत या फिर ये इतना जो जज्बा है वो कैसे सामने आ जाता है। फातिमा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये खेल आप लोगों ने लाहौर में कब से शुरू किया? ये हमने दिसंबर 29 से हमने स्टार्ट किया लाहौर में, इसकी फेडरेशन इस्टेब्लिश करके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने मेहनत की, किस किस ने ये जाहिर किया कि अच्छा मैंने मेहनत करनी है, और कौन कौन भाग गया? बेसिकली ये स्पोर्ट्स जो है ऐसा है जो ऑलरेडी था मौजूद, लेकिन उसको रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत थी। और ये जो हमारे प्रेसिडेंट पार्कोर फेडरेशन के उस्मान नवाज़, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। उन्होंने ये इस पार्कोर को रिकग्नाइजेशन दी पाकिस्तान में, और उसको उन्होंने कह रहे you know, he's the president of the federation, so he's running it very well. अच्छा, और फातिमा, जैसे कि हम जब इस खेल को देखते हैं, ये इसके सीखने की बात होती है, तो इसके सीखने में ही बहुत ज़्यादा चोटें आपको लग जाती हैं, और हमारा मुआशरा लड़कियों को ऐसा टफ काम करने की बड़ी मुश्किल से इजाज़त देता है। लड़कियों को रोका जाता है कि बड़ा मुश्किल है, आगे ही भी तुम्हारी ज़िंदगी है, वो कैसे गुजारोगी, अभी से खुदा न खास्ता कुछ हो गया। तो ये चीज़ भी देखने में आई? हाँ बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली कुछ 2 दिन पहले की बात है, आई डिड अ वेरी लॉन्ग जंप एंड आई फेल ऑन माई नीज। आई मीन जंप करके आगे कंक्रीट थी तो उसके ऊपर मेरे घुटने लगे। सो बोथ माई नीज आर इंजर्ड राइट नाउ, बट दे आर बेटर। तो ऐसी छोटे मोटे लगती रहती हैं, मे इट बी हॉर्स राइडिंग, मे इट बी एनी स्पोर्ट्स, रनिंग, एथलेटिक्स और स्विमिंग। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन्स लाइफ टू गेट इंजर्ड एंड यू नो गेट रिकवर्ड एज वेल। अच्छा फातिमा, जैसे कि हम बात हमेशा करते हैं, और जैसे कि आप भी बता रही हैं ना कि आपको चोट लगी और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हैं, तो जो घर वाले होते हैं, घर वालों की सपोर्ट आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो आप को सपोर्ट करने में, या जो बाकी लड़कियां आती हैं या उनके घर वालों का क्या रिएक्शन या क्या अमूमी तौर पर रद्दमल सामने आता है? बेसिकली घर वाले ऑब्वियसली हमेशा टेंशन लेते हैं, बिकॉज वो खुद ये काम नहीं करते, तो उनको हमेशा परवाह होती है कि हमारी बच्ची जा रही है, चोटें खा कर आ रही है, हमारी बच्ची जा रही है, कहीं टांग ना तोड़वा ले, इस तरह की चीज़ें। वी गेट टू फेस दैट अ लॉट, इवन आई गेट टू फेस इट कि माई पेरेंट्स आर लाइक कि आइंदा के बाद तुम ये गेम नहीं करोगी, यू गॉट हर्ट सो बैड। लेकिन जो स्पोर्ट्स वुमेन या स्पोर्ट्स मैन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, उनका माइंड भी स्ट्रॉन्ग होता है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग परवाह करते रहते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट। यू कैन नॉट गिव अप ऑन दीज टाइनी
इंजरीज, छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाओ। तो फातिमा, ये तो अपनी अपनी सोच और अपने ख्यालात होते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में एक जुमला बड़ा आम सा है, बहुत लड़कियों को तो बहुत ही सुनने के लिए मिलता है ना, कि ये तो लड़की है भाई, इसको रोको, इस काम से इसको ना करने दिया जाए, अभी कह रही है और बाद में कोई ना कोई नुकसान कर बैठेगी। आपको भी ऐसी बातें सुनने के लिए मिली? बिल्कुल, मुझे हमेशा मिलती हैं, मुझे रोज़ मिलती हैं, लेकिन इनको इग्नोर करना बेहतर होता है, बिकॉज मुआशरा जो है वो अगर आप उसके साथ चलना शुरू हो जाओ, उसकी बात मानना शुरू हो जाओ, तब जाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनी थिंग इफ़ यू गो विद द सोसाइटी। अगर आपने कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने आगे बढ़ना है, सो यू हैव टू डू व्हाट यू वांट। आपने अपने डिसीजंस के साथ स्टैंड लेना है, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट और जो लोग मैटर करते हैं उनका ओपिनियन मैटर करता है कि वो क्या कह रहे हैं या रोक रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं मैटर करते, रैंडमली लोग आके आपको कह रहे हैं कि आप लड़की हो, आप ना किया करो, अच्छे नहीं लगते या नहीं करना चाहिए लड़कियों को, उनको इग्नोर करे इंसान, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी नहीं बनानी, आपने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, आपने आगे खुद बढ़ना है। पॉसिबिलिटीज़ कभी बनती नहीं है, आपको बनानी पड़ती हैं। अच्छा फातिमा, वीसी हैं इस एसोसिएशन की, तो बहुत सारी लड़कियां जब आती होंगी ट्रेनिंग के लिए, जैसे अगर मैं आ जाऊँ तो मैं तो शायद भाग ही जाऊँगी, ये तो इतने मुश्किल काम है, तो कुछ लड़कियां जो कहती हो हम ये नहीं ये काम कर सकते हैं, ऐसा होता है? हमारे पास फेडरेशन में काफ़ी ज़्यादा लड़कियां मौजूद हैं, और अब जब हमारे लड़कों की अलग ट्रेनिंग होती है, लड़कियों की अलग ट्रेनिंग होती है, या को भी हो लेती है, कोई मसला नहीं होता। बस ये होता है कि आपकी मोटिवेशन बरकरार रहती है। जब आप देखते हो ना लड़कों को इतना कुछ करते हुए, यानी वो फ्लिप्स कर रहे हैं, वो बैक रोल्स कर रहे हैं, बैक फ्लिप्स कर रहे हैं, जंप्स कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लड़कियों की भी ना अंदर से एक मोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाती है कि हम भी कर सकते हैं, हमने भी करना है। और माशाल्लाह वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं। और हमारी फेडरेशन में मैं और उस्मान नवाज़ जो है, हमने सिखाने का तरीका बनाया हुआ है कि हर लड़की जो आए या कोई भी नया इंसान आए उसको मुश्किल ना लगे ये काम। हम सिखाते ऐसे हैं कि वो मोटिवेटेड रहते हैं और वो थोड़ा थोड़ा सीख के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि लड़कियां जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में या मुख्तलिफ कामों में या इस तरह के मुख्तलिफ मुश्किल काम करने में लड़कों से बेहतर लगी हो आपको, और आप कहें कि अच्छा अब तो हमारी जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं? बिल्कुल ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। जैसे स्विमिंग में देयर आर गर्ल्स हु आर वे बेटर देन द बॉयज़, ठीक है। वी हैव मच बेटर गर्ल्स इन हॉर्स राइडिंग एज वेल। आई मीन काफ़ी सारी स्पोर्ट्स की फील्ड में ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत बेहतर हैं लड़कों से, और यानी कि हमारा कोई कंपटीशन बनता नहीं है, बिकॉज हर कोई अपनी जगह पे बेहतर होता है, और लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, लड़कियां आगे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीट कर जाती हैं लड़कों को। और फातिमा, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्दी सेहत दे, और जनाब जो लड़कियां सीख रही हैं या जो जिन लड़कियों को सीखने का शौक़ है और जो चाहती हैं कि वो इतनी एक्टिव हो जाएं, उन्हें चाहिए कि वो ज्वाइन कर लें। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पर, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जिन पर हम बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।